हे गाइस, कैसे हो आप सब। चलो, आज हम आप सबके लिए लाए हैं बेटा नया चैप्टर, नया सब्जेक्ट। ठीक है, जो आपके EIS-SM का सेकंड पार्ट है, दैट इज स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। ठीक है, EIS हमने कवर ही कर लिए है 5 चैप्टर्स जो है हमारे 50 मार्क्स के। ये यहाँ पे आपका 50 मार्क्स कवर है। ठीक है, बाकी का जो अपने पास रिमेनिंग 50 मार्क्स बचा है बेटा, वो है हमारा स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये जो EIS है बेटा, ये अपना हर एक चैप्टर जो है इसमें आप ऑन एन एवरेज आप पकड़ के चलो बेटा 10 मार्क्स का वेटेज रखेगा। ठीक है, और यहाँ पे जो अपने पास 8 चैप्टर है, राइट, कौन कौन से 8 चैप्टर है बेटा? इंट्रोडक्शन टू स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, नंबर 2 है डायनामिक्स ऑफ कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी, थर्ड है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस, फोर्थ है कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजीज, फिफ्थ है बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजीज, सिक्स्थ है फंक्शनल लेवल स्ट्रैटेजीज, सेवन है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रैटेजिक लीडरशिप एंड एट है बेटा स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंटेशन एंड कंट्रोल। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास टोटल जो है बेटा वो 8 चैप्टर्स हैं। फाइन, नाउ अब अपने को ये देखना है कि बेटा ये 8 चैप्टर्स में अपन 50 मार्क्स को कैसे कोप अप करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप समझ लो इस सब्जेक्ट को पढ़ने का जो मेन मुद्दा है अपना, वो ये है कि अपने को सबसे पहले एग्जाम में पास कैसे होने सब्जेक्ट में। ठीक है, क्योंकि ये सब्जेक्ट ना ही आपको प्रैक्टिस में काम में आने वाला है, ना ही आपको किसी आप जॉब में जाते हो उसमें काम आएगा। बेसिकली ये सब्जेक्ट ही आपको इसलिए दिया गया है सो दैट इन योर डे टू डे लाइफ यू कैन एबल टू टेक डिसीजंस, राइट। डिसीजन लेने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स ज़रूरी होते हैं लाइफ में। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट आपको वो बताएगा। ठीक है, नाउ बिफोर आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद दिस सब्जेक्ट, लेट मी क्लियर वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, दैट अगर आपको लगता है या आपको कोई ये कहता है कि ये चैप्टर आप पढ़ के अरबपति बन जाओगे, अमीर बन जाओगे, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा। छोटी सी बुक है, ठीक है, जो आपको बेसिक आइडिया देगी। तो आप बिल्कुल इस इम्प्रेशन में ना रहो कि आप ये सब्जेक्ट पढ़ के अंबानी बनने वाले हो, राइट, या रतन टाटा बनने वाले, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, बिजनेस करना हमारे खून में होता है और बिजनेस करने के लिए बेटा किसी किताबों की ज़रूरत नहीं पड़ती सबसे पहले तो। ठीक है, बिजनेस आदमी अपने इन्वायरमेंट को देख के समझता है बिजनेस कैसे करना है, क्या करना है। बट डेफिनेटली आई डू एक्सेप्ट इट कि ये जो सब्जेक्ट है ना, अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लोगे तो ये थोड़ा बहुत आपकी ज़िंदगी में इतना असर ज़रूर डाल देगा कि ऐसे कौन से मोड़ होते हैं जहाँ पे आपको डिसीजन लेना पड़ता है, किस तरीके का डिसीजन लेना पड़ता है, डिसीजन लेने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स को कंसीडर करना पड़ता है। तो डेफिनेटली यस, यहाँ पे जो है ये सब्जेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बट डोंट बी अंडर इम्प्रेशन दैट कि आप ये सब्जेक्ट पढ़ने से आप अरबपति, करोड़पति, मिलीनियर्स, बिलीनियर्स जो आप बन सकते हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप सब्जेक्ट को पढ़ने के पहले आप ये दिमाग में रख लो, दो चीज़ें बेसिकली आप दिमाग में रख लो कि नंबर 1, आप बिना इस सब्जेक्ट को पढ़े EIS-SM में पास नहीं हो सकते हो, राइट। तो आपको ये सब्जेक्ट पढ़ना ही पड़ेगा। नंबर 2, जब भी आप इस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो, ठीक है, तो आप अपने दिमाग में फिट कर लो कि बेटा अपने को ये सब्जेक्ट प्रेजेंट कैसे करना है इन आंसर फॉर्म। ठीक है, तो इसके टर्मिनोलॉजीज बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे ऑथर्स हैं जो अपने अपने सब्जेक्ट में व्यूज देते हैं, बट मेरा पर्सनली मानना है बेटा इस सब्जेक्ट में कि आप स्टिक टू द पॉइंट रहो, और वो जो टर्मिनोलॉजीज यहाँ पे जो यूज़ हुई हैं, जो ICI ने अपने मॉड्यूल में दिए हुए हैं, वो आप टर्मिनोलॉजी जो है वो एग्जाम में आप ज़रूर यूज़ करो। ठीक है, तीसरी बात जो आती है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो, मैंने बताया डिसीजन टर्निंग पॉइंट, राइट। ये आपके ऑर्डिनरी लाइफ में, आप किसी भी फील्ड में रहो बेटा, आप से अगर फार्मर भी हो, CA में नहीं आते हो, तो भी आपको इतना तो आइडिया होना चाहिए कि अपने को किस टाइम पे क्या डिसीजन लेना है, राइट। नंबर 2, ठीक है, अगर आप CA फील्ड में हो तो अगेन आपको पता होना चाहिए क्या डिसीजंस लेने हैं, कैसे डिसीजन लेने हैं। आप बिजनेसमैन हो तो भी आपको पता होना चाहिए डिसीजंस क्या क्या लेने हैं। ठीक है, तो इससे इस सब्जेक्ट में मैं मान सकता हूं कि बेसिकली जो है 40 to 50% टॉपिक ऐसे हैं जो आपको रोजमर्रा जिंदगी में काम आने वाले हैं। इसका कोई भी CA से कोई रेलेवेंट नहीं है। ठीक है, इसका और जो बिजनेसमैन है या पॉलिटिक्स है या
अदर जितने भी तरीके के फील्ड है उनसे इनका कोई लेना देना नहीं है। बाकी जो इसके 50% पार्ट्स हैं, राइट, मैं मान के चलता हूं कि डेफिनेटली ये आप किसी भी फील्ड में रहो, बिजनेस फील्ड में रहो, ठीक है, या पॉलिटिक्स में जाते हो, या आप प्रोफेशन में आते हो, या आप अपने किसी फैमिली बिजनेस में हो, डेफिनेटली ये सब्जेक्ट आपको बहुत ही काम में आने वाला है। ठीक है, एटलीस्ट कम से कम मैं मान के चलता हूँ बेटा ये सब्जेक्ट आपकी सोचने की ताकत को या सोचने के तरीके को चेंज करने में आपकी मदद करेगा। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं बेटा इन सब्जेक्ट्स की, ठीक है, जिसका नाम है बेटा स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। ओके, नाउ मैं यहां पे सबसे पहले बात करूंगा बेटा स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रैटेजी एंड व्हाट डू यू मीन बाय मैनेजमेंट। ठीक है, आगे लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट द सब्जेक्ट फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, स्ट्रैटेजी का मतलब क्या होता है बेटा, अगर आप समझो स्ट्रैटेजी शब्द ही आया है पहली बार कोई स्ट्रैटेजी शब्द आया है बेटा हमारे कल्चर में, जिसको हम बोल सकते हैं द्वापर युग में श्री कृष्ण भगवान ने, राइट, अपनी पूरी लाइफ में जो किया उन्हें स्ट्रैटेजी किया, स्ट्रैटेजी लगाए हर जगह पे, चाहे वो युद्ध हो, चाहे वो राजनीति का क्षेत्र हो, चाहे वो प्रेम का क्षेत्र हो, हर जगह उन्हें स्ट्रैटेजी लगाई। स्ट्रैटेजी का मतलब होता है बेटा कैसे आप अपने दुश्मन को हरा सकते हो, राइट, कैसे आप अपने प्रेम को दूसरों तक पहुंचा सकते हो, कैसे आप दूसरे की प्लानिंग को नेस्तो नाबूद कर सकते हो, दैट इज समथिंग कॉल्ड एज व्हाट स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी मतलब प्लानिंग, एंड प्लानिंग वो प्लानिंग बेटा जो यूनिक है, जो मतलब सामने वाला नहीं सोच रहा है, आप अगर वो प्लानिंग सोच रहे हो, वो आपकी थिंकिंग है, तो मैं मानूंगा कि आप क्या कर रहे हो बेटा स्ट्रैटेजी लगा रहे हो। और स्ट्रैटेजी अपन कब लगाते हैं बेटा, नंबर दो चीजों के लिए, नंबर वन आपको अगर अपने आप को उठाना है, राइट, एंड नंबर टू अगर आपको अपने दुश्मनों को गिराना है। अगर आप बिजनेस कर रहे हो या आप किसी जंग के मैदान में हो, राइट, आप कहीं पे भी रहो, दुनिया के किसी भी कोने में आप रहो, ये दो चीजें आप करते हो। नंबर वन खुद को अपलिफ्ट करना, और जो आपके एनिमीज है, आपके कॉम्पिटिटर है, आप उनको झुकाना। तो ये जो दो मेन मुद्दे हैं, यहां पे हम स्ट्रैटेजी की बात करते हैं। ठीक है, नाउ अब ये बात आती है बेटा कि अपने को तो लड़ाई तो करनी नहीं है, राइट, इस सब्जेक्ट में लड़ाई तो बताया नहीं कि भाई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है, सेकंड वर्ल्ड वॉर है, थर्ड वर्ल्ड वॉर है, होने वाला है या होगा, डजंट मैटर, सिचुएशंस ऐसी बन रही हैं, बट अपनी अपनी जगह पे सारी चीजें हैं, हो सकता है हो भी ना हो, ये भी हो सकता है कि ना भी हो, राइट, तो इट डिपेंड्स अपॉन सिचुएशन। अब सोचो यहाँ पे अपने नरेंद्र मोदी जी हैं, राइट, अब सोचो उनको अपना इंडिया चलाना है, राइट, अब उनके ऊपर सोचो कितना प्रेशर होएगा, एनिमीज कंट्री का प्रेशर जो है वो अलग है, राइट, यूएसए का प्रेशर जो है अलग है, ठीक है, इंडियंस जो उस कंट्री में लोग रह रहे, सिटीजन्स रह रहे, उनका प्रेशर अलग होगा। मतलब उनको क्या करना है, अपने दुश्मनों को भी दबाना है, अपने जो नागरिक हैं, अपने जो लोग हैं, अपने जो देशवासी हैं, उनको भी ऊपर बढ़ाना है, बिजनेस को भी एक हाई लेवल पे पहुंचाना है, ई कॉमर्शियलाइजेशन आ रहा है उसको भी एक नया एजेंडा देना है, डिजिटल चीजें आ रही है, डिजिटल मार्केटिंग है, डिजिटल बिजनेस है, उसको भी एक्सपैंड करना है। कितनी सारी चीजें एक दिमाग में चल रही। अब वो बंदा अकेले तो सारी चीजें एग्जीक्यूट नहीं कर सकता, राइट, तो वहां पे जो वो बैठे हुए हैं, सुप्रीम कुर्सी पे बैठे हुए, सुप्रीम पावर जिनके पास है, प्लानिंग कहां से चल रही है बेटा, वहां से चल रही है, राइट, बट क्या वो सारी चीजें यहां पे इंप्लीमेंट कर पा रहे, नहीं कर पा रहे, तो इंप्लीमेंट करने के लिए उनको कौन चाहिए, लोग चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए, राइट। अब इंप्लीमेंटेशन होगा तो वो चीजें क्या होंगी बेटा, एग्जीक्यूट होना शुरू होगी। तो सबसे पहले किसी चीज की क्या करते हैं अपन, प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग से उसका इंप्लीमेंटेशन होता है, और इंप्लीमेंटेशन से उसका एग्जीक्यूशन होता है। प्लानिंग का मतलब क्या हो गया, मतलब मैंने बताया थिंकिंग, सबसे पहले क्या आएगी बेटा, थिंकिंग, राइट। अब उस थिंकिंग को क्या करो, सिर्फ थिंकिंग ही रहने दूं, नहीं, थिंकिंग को क्या करना बेटा, अपने को इंप्लीमेंट करना है, लोगों की नजरों में लाना है, दिखाना है कि देखो ये चीजें अब गतिविधियां चालू हो रही हैं, हम इसको अब स्टैब्लिश कर रहे हैं, मतलब चीजें अब एग्जिस्टेंस में आ जाएंगी। बट क्या वो कार्यरत है, बट क्या वो काम कर रही है, नहीं, काम करना क्या हो गया बेटा, एग्जीक्यूशन हो गया। तो सबसे पहले किसी चीज के बारे में सोचना कि भाई देखो, मैंने एग्जांपल बोला कि सपोज मुझे मान लो अपने लिए एक बिजनेस चलाना है, राइट, मुझे से सपोज एजुकेशन का बिजनेस चलाना है, तो सबसे पहले मेरे पास क्या आएगा बेटा, प्लानिंग आएगी कि कैसे चलाना है, कितने रिसोर्सेज लगने वाले हैं, कौन लोग लगने वाले, कितना पैसा लगने वाला है, दिस समथिंग कॉल्ड एज व्हाट, प्लानिंग।
प्लानिंग आप कर लेते हो, देन इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है कि हमने जो रिसोर्सेज ला, जाओ अब आप उसको एक्वायर करो, उस रिसोर्सेज को एक्वायर करो या आप उसे मैन्युफैक्चर करो। तो हम उसको क्या करें, एग्जिस्टेंस में ला रहे हैं। जब ये एग्जिस्टेंस में आ गए तो अब लोग चाहिए होंगे उसे ऑपरेट करने के लिए, राइट। तो उसमें इनपुट जाएंगे, उसका प्रोसेस होएगा, आउटपुट निकलेगा, चीजें ऑपरेटिंग कंडीशन में आ जाएंगी। इसको हम बोलते हैं बेटा एग्जीक्यूशन। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्ट्रैटेजी से रिलेटेड 3 मुद्दे। नंबर 1 इज कॉल्ड एज प्लानिंग, नंबर 2 इज कॉल्ड एज इंप्लीमेंटेशन एंड नंबर 3 इज कॉल्ड एज व्हाट, उसका एग्जीक्यूशन। ठीक है। तो जैसे कि हम बात करें बेटा फर्स्ट चैप्टर, दैट इज इंट्रोडक्शन टू अवर स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। ठीक है, तो चलिए आ जाइए हम देखते हैं सबसे पहले इस चैप्टर में अपने को पढ़ना क्या है। ठीक है, देखो यहाँ पे 5 हेडिंग्स आती हैं जो इस चैप्टर में अपने को पढ़ना है। नंबर 1 इज बिजनेस पॉलिसी एंड मैनेजमेंट, नंबर 2 इज स्ट्रैटेजी, नंबर 3 इज स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एंड नंबर 4 इज स्ट्रैटेजिक लेवल इन ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अब मैं यहाँ पे सिंपल सी बात करता हूँ, चलो आ जाओ देखते हैं कि ये बिजनेस का मतलब क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस। हमने सबसे पहले बोला स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, फिर मैं बोल रहा हूँ बेटा बिजनेस, फिर मैं बोल रहा हूँ उसका पॉलिसी, फिर मैं बोल रहा हूँ उसका मैनेजमेंट, फिर मैं बोल रहा हूँ स्ट्रैटेजी, फिर मैं बोल रहा हूँ स्ट्रैटेजी का मैनेजमेंट। कितने तरीके की स्ट्रैटेजीज होती हैं और क्या स्ट्रैटेजीज जो है, जो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट है, क्या वो सिर्फ हम बिजनेस में लगाते हैं या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में भी लगा सकते हैं। तो पहला जो चैप्टर आता है वो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के बारे में आपको बताता है कि एक्चुअल में ये स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट है क्या कॉन्सेप्ट। तो देखो अपने को कितनी चीजें समझनी पड़ेगी बेटा। सबसे पहले समझना पड़ेगा स्ट्रैटेजी क्या है, दूसरा समझना पड़ेगा उसका मैनेजमेंट क्या होता है, तीसरा समझना पड़ेगा अपने को बिजनेस क्या होता है, फोर्थ समझना पड़ेगा पॉलिसी क्या होती है, फिफ्थ समझना पड़ेगा स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या है, सिक्स्थ समझना पड़ेगा स्ट्रैटेजिक लेवल क्या है, सेवंथ समझना पड़ेगा क्या ये स्ट्रैटेजी जो है सिर्फ बिजनेस में लगती है, बिजनेस के अलावा भी अपन लगा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आऊंगा बेटा ये समझाने के लिए कि अपना ये जो है बिजनेस, बिजनेस का मतलब क्या होता है। क्योंकि मैंने अपना जो सब्जेक्ट हमने जो डिजाइन किया हुआ है वो किसी वॉर से तो रिलेटेड नहीं किया कि चलो यार अपने को जवान भेजना है, लड़ाई करना है, बट डेफिनेटली वहां पे भी अपने को क्या चाहिए बेटा, स्ट्रैटेजी, राइट। तो अल्टीमेटली स्ट्रैटेजी अपने को हर जगह चाहिए। मैं बोलता हूँ बेटा देश के प्राइम मिनिस्टर से लेके जो घर में किचन पे जो बहुत सारे लोग होते हैं, भाभी होती हैं, बहन होती है, माँ होती हैं, बहू होती है, ये भी आपस में क्या करते हैं बेटा, घर को चलाने के लिए स्ट्रैटेजी बनाते हैं, राइट। खाना भी बनाना है तो खाने में क्या क्या लगना है, कितना टाइम लगना है, कितना रिसोर्स लगेगा, सबसे पहले क्या बनाना है, उसके बाद क्या बनाना है, वहां पे भी क्या चाहिए, प्रॉपर स्ट्रैटेजी चाहिए, राइट। अगर आप प्रॉपर स्ट्रैटेजी नहीं बनाओगे खाना बेकार बनेगा। अगर आप प्रॉपर स्ट्रैटेजी, अगर आप डांसर हो, राइट, और अगर आप स्ट्रैटेजी नहीं लगा रहे हो प्रॉपर तरीके से कि मुझे कैसे डांस के स्टेप लेने चाहिए, तो आप अच्छे डांसर नहीं बन सकते हो। गाना गाने के लिए भी स्ट्रैटेजी की जरूरत पड़े, सिंगर बनना है तो भी स्ट्रैटेजी चाहिए, बिजनेसमैन बनना है तो भी स्ट्रैटेजी चाहिए, आर्मी सोल्जर बनना है तो भी स्ट्रैटेजी चाहिए, नेवी मैन बनना है तो भी स्ट्रैटेजी चाहिए, पॉलिटिशियन बनना है तो भी स्ट्रैटेजी चाहिए, स्टूडेंट बनना है तो भी स्ट्रैटेजी चाहिए, एंड प्रोफेसर बनना है तो भी स्ट्रैटेजी चाहिए। मतलब मैं ये बोल सकता हूँ बेटा मुद्दे मुद्दे जर्रे जर्रे हर जगह पे आप जो भी काम करते हो क्या करते हो बेटा, स्ट्रैटेजी, राइट। आप बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में बोलूं, अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह पे जाना है तो वहां पे भी आप स्ट्रैटेजी लगाते हो कि यार कौन सा रास्ता इख्तियार करना है कि जिसमें अपन जल्दी पहुंच जाए, कौन सा साधन इस्तेमाल करना है जिसपे अपन जल्दी से डेस्टिनेशन में पहुंच जाए, कौन सी चीजें अपन ऐसे यूज करेंगे जो कम से कम कॉस्ट में मुझे वहां तक पहुंचा दे, राइट। अब आप देखो ट्रेवल करते हो तो आपको कन्वीनियंस चाहिए, कॉस्ट बचाना है, कॉस्ट बचाना है तो आप ट्रेन में जाओ, कन्वीनियंस चाहिए तो आपकी खुद की गाड़ी होनी चाहिए, गाड़ी भी होनी चाहिए तो भाई अपने पास कितना पैसा है, कितना बजट, किसके हिसाब से कौन सी गाड़ी चाहिए, ये सब जो आपके दिमाग में थिंकिंग है ना बेटा, ऑल आर कॉल्ड एज व्हाट, स्ट्रैटेजी। सम काइंड ऑफ प्लानिंग इज देयर, राइट। बट अब मैं अगर सब्जेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू बात करूं स्ट्रैटेजी, तो एवरी प्लानिंग कैन नॉट बी कॉल्ड एज व्हाट, स्ट्रैटेजी। हर एक प्लानिंग को आप स्ट्रैटेजी, जो सबको ही सोच रहा है वही आप सोच रहे हो, आप सिंपली दूसरों को कॉपी कर रहे हो, तो इट इज नॉट अ स्ट्रैटेजी, यू जस्ट कॉपिंग अदर्स, राइट। तो इट इज नॉट कॉल्ड एज स्ट्रैटेजी। तो एवरी प्लानिंग कैन नॉट बी कॉल्ड एज स्ट्रैटेजी इन इटसेल्फ, राइट। तो अब मैं बात करता हूं कि जो स्ट्रैटेजी लगनी है बेटा वो कहां पे लगेगी, किस जगह पे लगती। मैं बोलता हूं बेटा स्ट्रैटेजी जो है एवरीवेयर, कूचे कूचे, चप्पे चप्पे, जर्रे जर्रे पे स्ट्रैटेजी लगती है। तो ऐसे
कौन कौन सी चीजें हैं, फील्ड ऑफ बिजनेस, कितने तरीके के बिजनेस हो सकते हैं जहां पे स्ट्रेटेजी लगती है। तो अब चूंकि मैं ये सब्जेक्ट बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ रहा हूं, राइट, तो अपन तो सबसे पहले ये समझे कि बेटा बिजनेस कितने तरीके के होते हैं, कौन कौन से बिजनेस होते हैं, क्या बिजनेस में स्ट्रेटेजी का होना जरूरी है, अगर होना जरूरी है तो कितना इंपॉर्टेंट है, क्या बिजनेस स्ट्रेटेजी के बगैर चल सकता है या नहीं चल सकता है, ये सब कुछ अपने को समझना पड़ेगा, राइट। देखो आज आप अगर अपने इन्वायरमेंट में देखो तो बहुत तरीके के आपको बिजनेसमैन मिलेंगे, राइट। एक छोटा सा चाय वाला, राइट, जो वेंडर है, मूविंग वेंडर, वो भी बिजनेसमैन है, उसकी अपनी एक स्ट्रैटेजी है, वो घर घर पे जाके सामान बेच रहा है। और एक वो वेंडर है जो आपको अपने दुकान पे या अपने गोडाउन पे या अपने शोरूम में बुला के अपना प्रोडक्ट बेच रहा है, राइट। तो एक वो भी बिजनेस है जो घर पे जाके बेच रहा है, एक वो भी बिजनेस है जो आपको उसके शोरूम पे बुला के प्रोडक्ट बेच रहा है, एक वो भी बिजनेस है जो आप डिजिटल तरीके से बेच रहा है, जैसे जोमेटो हो गया, राइट। तो जोमेटो हो गया, स्विगी हो गया, तो ये क्या कर रहे हैं बेटा, ये अलग अलग। अब ऑर्डर, स्विगी वाला ऑर्डर कैसे लेता है बेटा, वो सॉफ्टवेयर के थ्रू ऑर्डर लेता है। डिलीवरी कैसे देता है, फिजिकल डिलीवरी देता है, राइट। बट जो मूविंग वेंडर है वो ऑर्डर भी फिजिकली लेता है, डिलीवरी भी फिजिकली देता है, बराबर है क्या। शोरूम वाला है वो आप उसी की दुकान पे जाओ, वहीं पे ऑर्डर दो, वहीं से गुड्स परचेस करो, आप निकलो। तो हर एक ने अपनी क्या की है बेटा, अलग 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 स्ट्रेटेजी बनाई हुई है, राइट। और हर एक का अपना क्या है बेटा, बिजनेस है। तो मैं बोलता हूं बेटा बिजनेस कितने तरीके के होते हैं। देखो एक होता है बेटा इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। इंटरटेन इंडस्ट्री मतलब इनका बिजनेस क्या है बेटा, आनंद, एंटरटेनमेंट, सबको खुश रखना, आनंद देना। अब आनंद देने के लिए वो क्या ले रहे हैं बेटा, कंसिडरेशन ले रहे हैं, आनंद का व्यापार है। एजुकेशन इंडस्ट्री, ना यहाँ पे जो एजुकेशन इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूँ या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की मैं बात करूँ, तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में मेरे को बताओ क्या क्या चीजें होनी चाहिए, क्या प्रोडक्ट होना चाहिए, बिल्कुल। तो एंटरटेनमेंट में इंडस्ट्री में आप बताओ कौन सा प्रोडक्ट बेचते हो बेटा, आनंद, खुशी, इंजॉयमेंट, दिस इज अ प्रोडक्ट, ये उनका प्रोडक्ट है। अब ये बेचना है उनको, तो अब उनको स्ट्रेटेजी लगानी पड़ेगी, कैसे प्रोडक्ट को अपन बेचे, कैसे अपन अपना प्रोडक्ट को क्वालिटी बनाए, प्रोडक्ट की प्राइस क्या होनी चाहिए, मेरा ऑडियंस कौन होगा, राइट। डांसर्स हैं तो डांसर्स के ऑडियंस अलग है, उनकी स्ट्रेटजीज अलग है, उनके टीचर्स अलग है, मास्टर्स अलग है, उनका प्लेटफॉर्म अलग है, राइट। डांस इंडिया डांस उनका प्लेटफॉर्म हो गया। बट अगर वही सिंगर है तो सारेगामापा, उनका प्लेटफॉर्म अलग है, उनकी ऑडियंसेस अलग है। वो ऑडियंस आएंगी जिनको गाना सुनना पसंद है, बट डांस वाले केस में वो ऑडियंस जाएंगी जिनको डांस देखना पसंद है, नृत्य कला पसंद है। तो हर एक ने अपना अपना क्या बनाया हुआ है बेटा, फील्ड बनाया हुआ है, एरिया बनाया है, ऑडियंस बनाया हुआ है, प्रोडक्ट बनाया हुआ है, जजेस बनाए हुए हैं, प्लेटफॉर्म बनाए हुए हैं। सेम वे एजुकेशन, एजुकेशन में भी वही है, प्रोडक्ट। इस केस में बताओ एजुकेशन इंडस्ट्री के केस में प्रोडक्ट क्या है बेटा, प्रोडक्ट है अपना नॉलेज, राइट। अब अपन अपने नॉलेज को कितना बेहतर तरीके से प्रेजेंट करते हैं, कितना बेहतर तरीके से ऑडियंस उस नॉलेज को समझ सकता है, क्या वो नॉलेज उसके बेनिफिट में है। अब बेनिफिट में है तो आपको उस नॉलेज की वैल्यू कितनी रखी, ये सब कुछ आपको सोचना पड़ेगा बिफोर यू एंटर इनटू द एजुकेशन फील्ड। तीसरा आता है प्रोडक्ट इंडस्ट्री। यहाँ पे प्रोडक्ट इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे लोग कौन कौन आएंगे बेटा, मैन्युफैक्चरर आएगा, होलसेलर आएगा, रिटेलर आएगा। बताओ जरा यहाँ पे लोग बदल गए कि नहीं बदल गए, बिल्कुल। बिजनेस का फील्ड बदला, बिजनेस का एरिया बदला, लोग बदल गए। सर्विस इंडस्ट्री, सर्विस इंडस्ट्री में ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, राइट, मार्केटिंग सर्विस, डिजाइनिंग सर्विसेज, ओके, टेस्टिंग सर्विसेज, ऐसी सर्विसेज जो आप दे रहे हो, R&D सर्विस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सर्विसेज। हाँ, बहुत तरीके की सर्विसेज लोगों को, यहाँ पे कोई प्रोडक्ट की बात नहीं करते, यहाँ पे एक्चुअल में आप जो बिजनेस दे रहे हो ना बेटा, वो सेवा का दे रहे हो, आप सेवा भाव से। हाँ, डेफिनेटली आप उसके लिए पैसा चार्ज करो, बट यहाँ पे जो आप दे रहे हो सामने वाले को, वो आप अपनी सेवा दे रहे हो। क्या मैं सही बोल रहा हूँ, बिल्कुल। ओके, अब यहाँ पे तो ये जो मैंने आपको बिजनेस बताया बेटा, ये कुछ अच्छे बिजनेसेस हैं, गुड बिजनेसेस हैं। इन बिजनेस की इज्जत है मार्केट में, लोग इसकी रिस्पेक्ट करते हैं। अगर आप एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हो, अलग रिस्पेक्ट है आपका, एजुकेशन इंडस्ट्री में लोग अलग रिस्पेक्ट करते हैं, प्रोडक्ट इंडस्ट्री में यहाँ पे थोड़ा सा रिस्पेक्ट कम होता है, बट मनी जो है वो ज़्यादा होता है। सर्विस इंडस्ट्री में भी अगर आप जाओगे तो डिपेंड्स अपॉन योर नेचर एंड टाइप ऑफ सर्विस, यू विल गेट डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिस्पेक्ट फ्रॉम डिफरेंट पर्सन्स, ओके। इसके बाद आता है मेडिकल। मेडिकल की देखो डॉक्टर्स की कितनी इज्जत है, राइट। अब डॉक्टर्स के लिए जो उनका प्रोडक्ट है, क्या है उनका प्रोडक्ट भी है, इवन सर्विस भी है। तो मेडिकल की जो पढ़ाई कर रहे हैं, राइट, क्वालिफिकेशन। अब बताओ जो डॉक्टर्स के कॉलेजेस है और जो CA के कॉलेजेस, क्या वो अलग अलग हैं, बिल्कुल। तो हर एक ने अपनी क्या बनानी है बेटा, स्ट्रैटेजी। हर एक की अपनी जो थिंकिंग कैपेबिलिटी है वो अलग है, राइट। उनका जो
स्ट्रेस है वो अलग है, उनकी अंडरस्टैंडिंग, उनका इंटरेस्ट जो है अलग है। तो इन फैक्टर्स को कंसीडर करके आपको क्या बनाना पड़ेगा, अपना स्ट्रेटजी बनाना पड़ेगा। अब देखो योगा एंड जिम इंडस्ट्री की बात करूं, अब अगर योगा एंड जिम इंडस्ट्री की बात करो तो यहाँ पे अल्टीमेटली मैं बात करता हूँ बेटा हेल्थ, राइट। वो जो आपको सारी सर्विसेज दे रहे हैं वो किससे रिलेटेड दे रहे हैं, हेल्थ। तो अब उनके प्रोडक्ट अलग होंगे, उनकी एक्टिविटी अलग होंगी, उनके प्लेटफॉर्म्स अलग होंगे। इसी तरीके से पॉल्यूशन कंट्रोल इंडस्ट्री, अब ये अलग इंडस्ट्री होगी। पॉल्यूशन कंट्रोल इंडस्ट्री क्या है बेटा, अब पॉल्यूशन कंट्रोल इंडस्ट्री अगर आपको चलानी है, राइट, से सपोज पेस्टिसाइड्स वगैरह आपको प्रोडक्ट यूज करने हैं, क्या हटाने के लिए बेटा, अपने इन्वायरमेंट को, लोगों के घर को, लोगों के बंगलोज को क्लीन रखना है। तो ये अब आपका बिजनेस है। तो अब ये बिजनेस है तो बताओ जरा फटाफट से, आपके जो प्रोडक्ट होंगे क्या वो अलग हो जाएंगे, बिल्कुल। क्या आपके कस्टमर अलग हो जाएंगे, बिल्कुल। अब यहाँ पे नॉलेज वाला कस्टमर नहीं आएगा आपका, तो यहाँ पे जो आपको करना पड़ेगा ना, सारी चीजें अलग करनी पड़ेगी, राइट। बट अब मेरे को आप एक बात बताओ, इतना तो समझ में आ गया आपको कि बिजनेस के हिसाब से स्ट्रैटेजीज अलग होती है, राइट। बट क्या बिजनेस के करने का तरीका सबका सेम है क्या, नहीं। बिजनेस के करने का तरीका जो है सबका अलग अलग है। अब मैं अगर बात करता हूं इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का, तो इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जिस तरीके से चलती है, क्या उसी तरीके से एजुकेशन इंडस्ट्री चलती है, नहीं। क्या उसी तरीके से प्रोडक्ट इंडस्ट्री चलेगी, नहीं। क्या सर्विस, नहीं। मेडिकल, नहीं। योगा, नहीं। जिम, नहीं। पॉल्यूशन कंट्रोल, नहीं। हर एक का काम करने का तरीका आई एम डैम श्योर बहुत ही अलग है, राइट। तो अब आप एक बात बताओ, आपको किसी भी इंडस्ट्री में जाना है, राइट, तो आपको उसका पैटर्न समझना पड़ेगा कि नहीं समझना पड़ेगा, बिल्कुल। अब अगर मैं बात करता हूं बेटा, यहाँ पे देखो ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री के लिए बताओ आपको क्या चाहिए होगा बेटा, कैरियर्स चाहिए होंगे, कन्वेंस चाहिए होंगे। बट क्या एंटरटेनमेंट चलाने के लिए आपको कन्वेंस चाहिए, नहीं। उस केस में ये प्रायोरिटी पे नहीं आएगा, प्राइमरी पे नहीं आएगा, ये सेकेंडरी पे आ जाएगा। एजुकेशन के लिए आपको ट्रक जरूरी है क्या, नहीं जरूरी है। तो भाई आपका इन्वेस्टमेंट किधर होना है आपको पता होना चाहिए, राइट। कितना इन्वेस्ट करना है आपको पता होना चाहिए, कहां पे इन्वेस्ट करना है आपको पता होना चाहिए। फैशन इंडस्ट्री, ये एक अपने आप में अलग इंडस्ट्री है। अब बताओ यहाँ पे परफॉर्मर भी बड़ा अलग तरीके का होगा, राइट। ऐसे किसी राह चलते आदमी को आप नहीं उठा सकते हो, राइट। अब यहाँ पे जो परफॉर्मर है ना, खुद सोचो जरा। अब बताओ यहाँ का जो परफॉर्मर है, क्या सीए वाला बंदा होगा, वो जो 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे जो किताबों में लगा, वो फैशन क्या करेगा, उसको तो फैशन का ऐप भी नहीं पता होएगा, राइट। जो ट्रांसपोर्ट फील्ड में होगा वो फैशन क्या समझेगा, जो मेडिकल फील्ड में फैशन क्या। तो इसके लिए जो कैंडिडेट्स है, राइट, उनकी नॉलेज अलग है, उनके कोचिंग सेंटर्स अलग हैं, उनका बॉडी बिल्डिंग जो क्या बोलते हैं उसका अपीयरेंस जो उनका है, राइट, उनका अलग है। तो इनकी सोच ही क्या होगी साहब, अलग होगी। इनका जो बिजनेस है वो क्या है बेटा, शो ऑफ। इनको क्या करना है, चीजें एक्सपोज में लानी है, सारी चीजों को क्या दिखाना है, एक्सपोज करना है, राइट। उनके आर्ट्स को एक्सपोज करना है, जो नए नए प्रोडक्ट ला रहे हैं उनको मार्केट में लाने का जो तरीका है वो क्या कहलाता है बेटा, फैशन इंडस्ट्री। नए नए डिजाइन्स, नए नए कॉस्ट्यूम्स, नए नए तरीके के जो चीजें हैं, जो प्रिवेलिंग चीजों पे लानी है, जो प्रिवेल करवाना है मार्केट में, उसको हम बोलते हैं बेटा फैशन इंडस्ट्री। नाउ एक ये जो है प्रोस्टिट्यूशन इंडस्ट्री, अगर मैं अब इस इंडस्ट्री की बात करूं, राइट, तो बाकी जो ये मैं 9 इंडस्ट्री आपको बताया, तो डेफिनेटली ये भी इंडस्ट्री तो है, ये भी तो चल ही रहा है। बट आप सोचो ये जो प्रोस्टिट्यूशन इंडस्ट्री है और बाकी की जो 9 इंडस्ट्री है, क्या इनको करने का तरीका सेम है, नहीं। करने का तरीका सेम नहीं है। इसका नेचर जो है ये क्या है साहब, लीगल है। बाकी का जो इसका नेचर है ये इलीगल नेचर है। It is not allowed, it is not expected in the society as well, but फिर भी ये प्रिवेल हो रही है। तो इनके काम करने का तरीका बाकियों के काम करने के तरीके से बहुत ही अलग हो जाएगा, बहुत ही अलग हो जाएगा, राइट। अब टाइमिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बाकी सारे केस में, राइट। प्रोडक्ट अलग है यहाँ पे, राइट। सर्विसेज यहाँ पे अलग है, राइट। यहाँ पे ऑडियंस अलग होंगे। अब बाकी के जो चीज में है, अब वो प्रोहिबिटेड नहीं है, बट ये प्रोहिबिटेड है, बट फिर भी करना है, इसको यहाँ पे चलाना है। मैं क्वेश्चन ऐसा पूछता हूँ, राइट, कि अगर ऐसी इंडस्ट्री होनी चाहिए तो अगर है तो क्वेश्चन ये है मेरा, क्या ऐसी इंडस्ट्रीज एग्जिस्ट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अब आप सोचोगे, बोलोगे सर क्या बात कर रहे हैं आप,
ऐसी चीज़ें आप किताब में पढ़ा रहे हैं। क्यों मैं पढ़ा रहा हूँ बेटा? क्योंकि ये अपने इन्वायरमेंट में है। एंड बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया वी मस्ट अंडरस्टैंड कि अपने नेशन के लिए कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अगर आप आज एक अपने आप को देश का नागरिक बोलते हो, तब आपको लगता है कि सर ये चीज़ें सही हैं, नहीं है, गलत है। बट अगर आप सोचो, कल को आप मिनिस्टर बनते हो, कल को आप प्राइम मिनिस्टर बनते हो, आपको पूरा देश चलाना है, आपको पूरी पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है, तब ये निर्णय लेना बहुत ज़रूरी हो जाएगा आपके लिए कि ऐसी चीज़ें मार्केट में आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए। अगर नहीं आनी चाहिए तो फिर भी क्या इसका एग्जिस्टेंस ज़रूरी है। आपको लोगों के नेचर को देख के, लोगों की सोच को देख के आपकी थिंकिंग रखनी पड़ेगी, ना कि आपको क्या पसंद है, आपको क्या नहीं पसंद है, ये मैटर नहीं करता है। जब आप एक बड़े समाज को, एक बड़े कम्युनिटी को, बड़े ग्रुप को आप साथ में लेके चलते हो, तो डेफिनेटली यहाँ पे मैं यही समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ कि सर आपको लगा होगा ऑन द वेरी फर्स्ट इंस्टेंस सर ने क्या बोल रहे हैं, सर क्या पढ़ा है। बट एक मैं बड़े लेवल पे सोच रहा हूँ, राइट। एक मैं एज अ प्राइम मिनिस्टर, अगर सोचो प्राइम मिनिस्टर अगर 1 मिनट के लिए चाह ले तो ये इंडस्ट्री इंडिया से नामो निशान खत्म हो जाए। बट इसका इम्पैक्ट क्या होगा, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, ये आज आपको सोचना पड़ेगा। सो बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन, बिफोर टेकिंग एनी सब्सटेंशियल डिसीजन, you must think for pros and cons of the decisions you are taking, राइट। तो ये एग्जाम्पल देने का मेरा पर्पस ये था कि जब ये एग्जाम्पल आपके सामने आए तो आपकी जो सोच थी वो तुरंत चेंज हो गई कि सर ये कैसी बातें कर रहे हैं। नाउ इसी को हम बोलते हैं बिजनेस। जब भी कोई नया मुद्दा आपके सामने आएगा, सबसे पहले यही देखा जाएगा कि आप उस मुद्दे को लेकर रिएक्ट कैसे करते हो, राइट। बीइंग अ पब्लिक ऑफिसर आपको बेटा सही चीज़ों को भी कंसिडर करना पड़ेगा, गलत चीज़ों को भी कंसिडर करना पड़ेगा। इट इज़ योर मेंटेलिटी, इट इज़ योर थिंकिंग, इट इज़ योर बिहेवियर, इट इज़ योर एटीट्यूड, इट इज़ योर स्केप्टिसिज्म थ्रू विच यू कैन टेक डिसीजन एंड गेट रिड ऑफ इट। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, पॉलिटिकल इंडस्ट्री डेफिनेटली अलग है। न्यूज़ इंडस्ट्री ये अपना इसका प्रोडक्ट है, यहाँ पे हम सेल करते हैं बेटा इंफॉर्मेशन। आर्ट इंडस्ट्री, यहाँ पे एक आर्ट इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूँ तो कला का प्रदर्शन करना, डांसर्स, सिंगर्स, राइट, अलग अलग तरीके की हमारे देश में कलाएं हैं। अब उस कला को आप कैसे सेल करते हो मार्केट में, अगर आप इस इंडस्ट्री में जाना चाहते हो तो डेफिनेटली इन चीज़ों का नॉलेज, इन चीज़ों के बारे में जो रिसोर्सेज लगने वाले, इन चीज़ों के बारे में जो इंटेलेक्चुअल्स चाहिए वो आपको कलेक्ट करना पड़ेगा। रिलीजियस इंडस्ट्री, चैरिटेबल इंडस्ट्री, स्मगलिंग इंडस्ट्री। अब अगेन सोचो, मैं यहाँ पे स्मगलिंग इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूँ, राइट, तो स्मगलिंग इंडस्ट्री में अगर मैं बात करता हूँ तो आप फिर अगेन सोचो क्या इस इंडस्ट्री को चलाना चाहिए या नहीं चलाना चाहिए। नहीं चलाना चाहिए, कोई बात नहीं, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे आपके तो दिमाग में भी, मेरे भी दिमाग में नहीं, क्योंकि मैंने कभी स्मगलिंग नहीं की। अरे ये बात समझ। बट अगर आप खुद सोचो, अगर देश की सरकार चाहे, अगर पूरे विश्व की सरकार चाहे, तो ऐसे बिजनेस जो अगेंस्ट द लॉ है उनको 2 मिनट में बंद किया जा सकता है डेफिनेटली, क्योंकि जो उस लेवल पे बैठा है उसको सब कुछ पता होता है कि कौन सी चीज़ कहाँ से ऑपरेट हो रही है। बट उनके जो डिसीजंस हैं, उनकी जो सोच है, उनकी जो थिंकिंग है, वो हमेशा ये सोचते हैं अगर ये है तो क्या होगा और अगर ये नहीं है तो क्या होगा, राइट। तो उनको बहुत सारी चीज़ें कंसिडर करना है। अपने एक बेस्ट एग्जांपल मैं देता हूँ, जैसे सिगरेट या टोबैको बेस्ड इंडस्ट्रीज जो हैं, सबको पता है कि इट इज़ वेरी मच हार्मफुल टू द हेल्थ, राइट। बट अब सरकार को क्या अपना देश भी चलाना है। अब देश चलाना है तो मेरे को आप बताओ, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू, सबसे ज़्यादा टैक्स कलेक्शन किससे आता है? सिगरेट से आता है, टोबैको बेस्ड प्रोडक्ट से आता है। बट अगर उनने वो बंद कर दिया तो इतना जो इनकम आ रहा है जिसकी वजह से बाकी सारी अच्छी चीज़ें चल रही है, क्या वो भी बंद हो जाएगा बेटा? यस। तो अब आपके लिए डिसीजन का मुद्दा हो जाता है कि मैं जो नशा करने वाले हैं उनको भगाऊं या मैं उनको इजाजत दूं कि आप नशा करो, बट मैं वहां पे सेपरेट बोल दूं कि स्मोकिंग इज वेरी मच इंजूरियस टू हेल्थ। ये आपका डिसीजन है, आपको स्मोक करना है या नहीं करना है। आ रहा है बात समझ? अब आप ना भी करो उसके लिए सरकार ने टैक्स भी बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, ड्यूटी उस पर बहुत ज्यादा बढ़ा दी, एक्साइज उसमें बढ़ा दिया, जीएसटी बढ़ा, सब कुछ उसमें बढ़ा दिया। तो ये भी एक कंट्रोल करने का तरीका है, बट वो पूरी तरीके से उसको प्रोहिबिट भी नहीं कर। दिस इज ऑल्सो टाइप ऑफ डिसीजन। वो चाहते तो बंद कर सकते थे कि नहीं भाई इंडस्ट्री ही नहीं चाहिए, बट इंडस्ट्री चाहिए। क्यों? क्योंकि इनकम आ रहा है।
बहुत सारा इनकम आ रहा है, तो अब इसको कंट्रोल कैसे किया जाए, लोगों में अवेयरनेस कैसे फैलाया जाए, सारी चीजें बताना। तो इस तरीके से जो डिसीजंस लिए जाएंगे बेटा, इसे सिर्फ डिसीजन नहीं बोलते हैं, हम बोलते हैं बेटे इसे स्ट्रैटेजिक डिसीजन। मतलब आप उसके सारे प्रॉस को, सारे कॉन्स को, उसके सारे मेरिट्स को, डीमेरिट्स को, पॉजिटिविटी को, निगेटिविटी को आप कंसीडर करके आप डिसीजन लो। आप सिर्फ ये सोच के डिसीजन मत लो कि मेरे हिसाब से ये सही है या मेरे हिसाब से गलत है। बेटा दुनिया किसी एक इंडिविजुअल व्यक्ति के हिसाब से नहीं चलती, दुनिया के चलने का जो तरीका है वो समय के हिसाब से होता है। लोगों की सोच बदलती है तो नज़ारे बदल जाते हैं, और नज़ारे बदलते हैं तो नज़रिए बदल जाते हैं। तो इन चीज़ों को अपने को दिमाग में रख के बहुत शांति तरीके से अपन वो डिसीजन ले। अगर हम प्राइम मिनिस्टर है तो अपन वो डिसीजन ले जो इंडिया के बेनिफिट में हो। मैं ना ही वहाँ पे इंडिविजुअल को कंसीडर करूंगा, ना ही मैं वहाँ पे कम्युनिटी को कंसीडर करूंगा, ना ही मैं किसी ग्रुप को कंसीडर करूंगा। मैं वो डिसीजन लूंगा जो इंडिया के बेनिफिट के लिए होगा, इंडिया के कंस्ट्रक्शंस के लिए होगा। बिल्कुल यस। अंडरवर्ल्ड इंडस्ट्री, टेररिज्म इंडस्ट्री ना, एक ये भी इंडस्ट्री आती है। अब बताओ इतना टेररिज्म फैला हुआ है, राइट, टेरर फैला हुआ है, लोग आतंक पे आतंक मचाए जा रहे हैं, कोई तो ऑपरेट करता होगा, लोग होंगे इन्वॉल्व, उसके रिसोर्सेज, उनका चैनल, उनका सोर्स, राइट, उनका कनेक्शन, उनका नेटवर्क, ये जिसने भी बनाया है क्या उसने स्ट्रेटेजी लगाई है? बिल्कुल लगाई है। उसने अपने काम करने का तरीका जो है वो बनाया। अगर वो तरीका नहीं बनाया होता तो टेररिज्म भी अपने दुनिया में सक्सेस नहीं होता। तो अगर टेररिज्म को भी सक्सेस बनाना है तो आपको स्ट्रेटेजी बनानी पड़े, और मुझे टेररिज्म को खत्म करना है तो भी मुझे स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। आप आंख बंद करके किसी भी तरीके से कोई भी एक्शन नहीं ले सकते हो। ओके, एक ये इंडस्ट्री मेरे दिमाग में आई बेटा, बिगर, भीख मांगने वाली इंडस्ट्री। आप देखते हो यहाँ पे लोग होते हैं, राइट, आपको लगता होगा आप रास्ते पे चलते हो, लोग आपसे भीख मांगते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, औरतें हैं, अपने बच्चों को गोदी में लिए रहती है और बोलती हैं कि दे दो, राइट। अब आप सोचो कितने लोगों को दया आती होगी उनके ऊपर, राइट, बट आपने कभी ये सोचा बेटा जो आप पैसा उनको देते हो वो पैसा जाता कहाँ है? वो किस पर्पस के लिए वो पैसा यूज होता है? किन लोगों के पास वो पैसा जाता है? उस पैसे से वो क्या करते हैं? तो एक छोटा सा आपको डिसीजन लेना है कि आपको किसी को, सामने वाले को भीख देना है या नहीं देना, पैसा देना है या नहीं देना, तो भी आपको इतनी सोच रखनी पड़ेगी कि सामने वाला उस पैसे का करेगा क्या। क्या वो पैसा यूटिलाइजेशन में आएगा या उसका मिस यूटिलाइज होगा? वो सामने वाला बंदा जो बच्चे को आप पैसा दे रहे, क्या वो पैसा उसके पास रहेगा या कोई है जो उनको फोर्सफुली इन कामों में लगाया हुआ है? ये सारी चीजें आपको सोचना पड़ेगा एक छोटा सा डिसीजन लेने के लिए कि मैं उसको वो पैसा दूं या नहीं दूं, राइट। तो ये बहुत सारी चीजें हैं बेटा जो आपको सोचनी पड़ेगी। और अगर आप इतनी सारी चीजों को, इतने सारे फैक्टर्स को अगर आप दिमाग में रख के डिसीजंस लोगे तो आई एम डैम श्योर आपका जो डिसीजन है बेटा वो फ्रूटफुल होगा। तो ये सब्जेक्ट आपको सिर्फ इतना ही बताएगा कि आपका डिसीजन लेने के जो तरीके हैं, राइट, वो कैसे होने चाहिए, राइट। फिर आप अमीर बनना है, मिलीनियर्स बनने हैं, बिलीनियर्स बनने हैं, वो बेटा आपके ऊपर है कि आपकी सोच, आपकी क्षमता, आपकी ताकत, आपके रिसोर्सेज, आप उनको कैसे यूटिलाइज कर पाते हो। इट इज़ अप टू यू, बट डेफिनेटली ये आपको नॉलेज देगा कि आपको सारी चीज़ों और कैसे एक्ट करना चाहिए किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए। तो दिस इज काइंड ऑफ व्हाट बिजनेस। अब देखो इसी बिजनेस, इतने सारे बिजनेस, मैंने 20 बिजनेस के एग्जांपल्स आपके सामने रखे हुए हैं। दीज आर द डिफरेंट कैटेगरीज, डिफरेंट फील्ड ऑफ बिजनेस जहां पे चीजें ऑपरेट हो। और अल्टीमेटली आप बताओ इन बिजनेस के ऑब्जेक्ट क्या है बेटा? अर्निंग प्रॉफिट, अर्निंग नेम, गुडविल, फेम, यही है। बिल्कुल, दो ऑब्जेक्ट के बेस, जो बिजनेस के ऑब्जेक्ट होते हैं बेसिकली दो ऑब्जेक्ट होते हैं। नंबर वन, ये तो आप पैसा कमाओ और दूसरा आप नाम कमाओ। तीसरा मेरे हिसाब से नहीं लगता है कि बिजनेस का कोई भी ऑब्जेक्टिव होता है। मेन ऑब्जेक्टिव दो है, उसके अलावा फिर आप बहुत सारे ऑब्जेक्टिव जोड़ सकते हो, बट अल्टीमेटली आप बिजनेस, अगर आपसे कोई पूछे कि आप बिजनेस क्यों कर रहे हो भाई, तो आप एक ही चीज बोलोगे, या तो मैं पैसे कमाने के लिए बिजनेस कर रहा हूं या तो मैं नाम कमाने के लिए बिजनेस कर रहा हूं, राइट। अब मैंने जो दूसरी बात बोली बेटा, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, इस बिजनेस को करने का तरीका कैसा होना चाहिए। तो डेफिनेटली अपने को क्या आना पड़ेगा बेटा, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। नाउ अब अगर आपको ये सारी चीजें करनी है ना, तो राइट, आपको समझना पड़ेगा कि बिजनेस का मतलब क्या होता है। ओके, नाउ बिजनेस की अगर मैं बात करूं, आप देखो यहाँ पे बहुत तरीके के बिजनेस है, राइट। अगर मैं अब बड़े बड़े बिजनेसमैन की बात करता हूँ तो यहाँ पे
प्रोडक्ट की अगर आप देखो तो 4 व्हीलर्स में फेरारी। अब फेरारी को लाने वाला कौन था बेटा? एनजो फेरारी। अब सोचो किस समय, किस जमाने, कैसे लाया होगा, उस समय उसका स्टेटस क्या रहा होगा, उस समय उसकी नेटवर्थ क्या रहेगी, उस समय उसका कैपिटल क्या रहा होगा, और आज जो फेरारी का जो स्टेटस है इंटरनेशनल मार्केट में वो क्या है। अब उसने वो छोटे से प्रोडक्ट को आज यहां तक इंटरनेशनल मार्केट तक फैला दिया। उसने क्या किया होगा, क्या किया होगा उसने? अगर आप समझो एग्जीक्यूशन वगैरह तो बाद में बात की बातें हैं, उसकी प्लानिंग। तो जो बिजनेस है बेटा, बिजनेस इज नथिंग बट एन आइडिया। बिजनेस क्या है बेटा? एक आइडिया है। अगर देखो यहां पे ये रहा, यूनिक आइडिया इज अ बिजनेस। यहां पे रतन टाटा जी ने बोला है कि सिर्फ एक नई सोच पैदा करना अपने आप में एक व्यवसाय है। आप वही चीज करोगे जो सब लोग कर रहे, इट्स ऑफ नो यूज। आपको देखो, जैसे एक एग्जांपल लो, ऑलरेडी मार्केट टेक्सटाइल का सैचुरेटेड है। टेक्सटाइल मार्केट अगर सैचुरेटेड है, ऑलरेडी 500 लोग वहां पे इन्वॉल्व है 50 साल से जो साड़ीज मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। अब आप एज अ न्यू बिजनेसमैन आप वहां पे जाते हो और साड़ी की ही फैक्ट्री लगाते हो, तो सोचो जो लोग वहां पे 50 साल से साड़ी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, क्या उनने ऑलरेडी मार्केट कैप्चर किया हुआ है? यस। और आपको उस मार्केट में अपना अगर नाम बनाना है तो आपको कितना टाइम लगेगा बेटा, कितना रिसोर्सेज यूज करना पड़ेगा, और डेफिनेटली तब भी आप वहां पे नाम नहीं बना पाओगे। क्यों? इतना रिसोर्स बर्बाद करने के बावजूद भी, क्योंकि ऑलरेडी लोगों ने अपने मार्केट कैप्चर किए हुए। तो किसी के स्ट्रेंथ से या किसी की गुडविल से लड़ना बेकार है। बेहतर है आप इस कॉम्पिटिटिव मार्केट में ऐसी चीज बनाओ जो फ्यूचर के लिए हो, राइट? जिस प्रोडक्ट का आज भी मार्केट में कोई भी सप्लायर एग्जिस्ट ना करता हो। देखो, जब सब लोग शोरूम बना रहे थे तब सॉफ्टवेयर आए, राइट? तो लोगों ने अपना दिमाग लगाया कि अगर ये चीजें शोरूम यहाँ पे है तो वर्चुअल दुनिया में शोरूम क्यों नहीं बनाया जा सकता? वेबसाइट बनाएगी, एप्स बनाएंगे। ओयो रूम, राइट? ओयो रूम देखो आया। ओयो रूम एक नई टेक्नोलॉजी लेके आए, नई चीज लेके आए कि भाई आपको अब होटल ढूंढने की जरूरत नहीं, आप तो बस यहाँ पे जाओ, सर्च करो, पूरा होटल का लिस्ट आ जाएगा और होटल आपको इजीली मिल जाएगा। तो लोग अब कहाँ पे शिफ्ट हो गए? ओयो रूम पे शिफ्ट हो गए। तो अपने को ये देखना पड़ेगा कि नए प्रोडक्ट, नई चीजें, नई अपॉर्चुनिटीज आप कहाँ से कवर अप कर रहे हो। तो नई अपॉर्चुनिटी को समझना, मार्केट को समझना इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर टू रन अ गुड बिजनेस। ओके, नाउ यहां पे मैं बात करूंगा बेटा बिजनेस एंड ओनर की। तो यहां पे प्रोडक्ट अगर फेरारी था तो एनजो फेरारी ने ये बिजनेस लाया। सॉफ्टवेयर है तो सॉफ्टवेयर में बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, इन्फोसिस है, विप्रो है, टेक महिंद्रा है। ओके, अगर प्रोडक्ट ये पैराशूट वगैरह ऑयल है तो यहाँ पे मैरिको कंपनी ने इस प्रोडक्ट को लाया। तो जब भी इन कंपनीज ने ये सारे प्रोडक्ट्स लाए बेटा, तो शुरू में इनने डेफिनेटली कहीं ना कहीं छोटी चीज़ों से स्टार्ट किया होगा, और अब इनकी वो प्लानिंग ही थी, वो यूनिक आइडियाज़ ही थे, थिंकिंग थी, स्ट्रैटेजी थी, जो एक छोटे से व्यक्ति को इतना बड़ा स्पेक्ट्रम फिनेंशियल, इन टर्म्स ऑफ फिनेंशियल प्रोवाइड कर दिया। तो अब यहाँ पे स्टॉक मार्केट है, इंडियन ऑयल है, स्टील है। तो अब बताओ, आप एक देखते होगे तो रिटेलर भी स्टील बेच रहा है और यहाँ पे रतन टाटा भी स्टील बेच रहा है, हाँ, बट उनके बेचने और रतन टाटा जी के स्टील बेचने में कितना फर्क है? बहुत फर्क है सर, राइट? तो ये अपने को आइडिया लगाना पड़ेगा कि भाई अपन एक छोटे से लेवल पे बड़े लेवल तक कैसे जा सकते हैं ना। यहाँ पे देखो बहुत सारे लोग हैं जो बिजनेस टाइकून्स इन इंडिया, और सिर्फ एक ही चीज के माध्यम से बने, उनकी थिंकिंग, राइट? अब ये सब्जेक्ट आपको थिंकिंग को तो नहीं दे सकता, दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू, राइट? कि ये सब्जेक्ट आपको एक अंडरस्टैंडिंग दे सकते हैं कि हाँ भाई ये चीज करनी है, बट प्लानिंग कैसे करना है, इट कम्स ओनली आउट ऑफ योर एक्सपीरियंस, नॉट फ्रॉम दिस बुक। ठीक है, तो ये बिल्कुल भी आप गलती में मत रहना, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं बेटा, ये सब्जेक्ट जो है ये आपका एक ही ऑब्जेक्ट है अभी यहाँ पे कि आपको इस सब्जेक्ट पर पास होना है। एंड नंबर 2, ये डेफिनेटली सब्जेक्ट आपको ऐसी कुछ चीजें देगा जो आपकी मानसिकता को, जो आपकी थिंकिंग कैपेबिलिटी को, जो आपकी डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी को चेंज करने की ताकत रखता है। बट डेफिनेटली जो अर्निंग वाला स्टेटस है, जो एक गुड बिजनेसमैन बनना है, जो एक सक्सेसफुल बिजनेस बनना है, राइट, वो कहा जाता है आदमी के खून में होता है, राइट? और वो अगर खून में है तो आप बिजनेस कर लोगे। इस सब्जेक्ट को पढ़ना या नहीं पढ़ना कोई मत मायने नहीं रखता, क्योंकि एक अच्छा बिजनेसमैन किताबों से नहीं सीखता है बल्कि इन्वायरमेंट से सीखता है। ठीक है, तो इस सब्जेक्ट को आप बेसिकली दिमाग में 2 ही चीजों के लिए रखना बेटा। नंबर 1 कि आपको एग्जाम में पास होना है, ठीक है, एंड नंबर 2
कि आपको जो है एक डिसीजन लेने के लिए कौन कौन से फैक्टर की जरूरत पड़ती है, ये बिल्कुल आपको ये सब्जेक्ट बताएगा, ये गारंटेड है। मैं ये आपको बार बार इसलिए बात बोल रहा हूँ बेटा, क्योंकि क्या होता है स्टूडेंट्स को लगता है कि अरे यार इस पे तो अपने को ना एकदम ऐसा कुछ तो भी एकदम ऐसा खतरनाक वाला स्ट्रेटजी चाहिए था। तो बेटा मैं बता रहा हूँ, मैं आपको स्ट्रेटजीज तो बहुत सारी दे दूँ, बट ये 50 मार्क का सब्जेक्ट है, और अगर आप सारा टाइम इसी स्ट्रेटजी में लगा दोगे तो आप लिखोगे कब, टर्मिनोलॉजी कब रटोगे, राइट। तो इन चीज़ों का कोई मतलब नहीं है। एक बेसिक एग्जाम्पल के तौर पे आपको टर्मिनोलॉजी समझनी, एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड मैं डेफिनेटली आपको स्ट्रेटजीज के एग्जाम्पल भी देते जाऊंगा जहां जहां पे चीज़ें लग रही हैं, बट मोटा मोटी आपको यही समझना बेटा कि आपको स्टिक टू द कॉन्सेप्ट, स्टिक टू द टर्मिनोलॉजी रहना है, ठीक है। मेरा पढ़ाने का जो तरीका है बेटा वो शब्दों के साथ है, ना कि स्ट्रैटेजीज के साथ। दुनिया में इतनी सारी स्ट्रैटेजीज मैं बताने बैठूंगा बेटा तो आई थिंक जो बाकी के जो 7-8 सब्जेक्ट हैं आपके, राइट, वो कम पड़ जाएंगे, स्ट्रैटेजीज में ही आप खो जाओगे बेटा। तो कहानी में अपने को नहीं खोना है, अपने को रियलिटी में रहना है, अपने को सब्जेक्ट पे रहना है, अपने को टर्मिनोलॉजी पे रहना है, और अपने को वर्ड्स पे रहना है, right, so that we can able to reproduce those terminologies in the exam, so that we can get a good marks in this subject. Clear? Okay. So तो यहाँ पे मैंने बताया कि बहुत सारे लोग हैं जो धुरंधर एकदम एकदम फाड़ के भाई साहब कैपिटल अनाप शनाप रखा हुआ है इनके पास, बट शुरू से नहीं था। इन्हें डेफिनेटली क्या लाया बेटा, यूनिक थिंकिंग, किस टाइम पे क्या टर्न करना है, किस टाइम पे कौन सा नया बिजनेस लाना है, किस टाइम पे कौन से बिजनेस को बंद करना है, किस टाइम पे बिजनेस को एक्सपैंड करना है, ये सारी जो थिंकिंग थी इनने सही टाइम पे, सही मायने में, सही क्वांटिटी पे, सही थिंकिंग के साथ किया, तो आज ये सक्सेसफुल है। ओके नाउ, जिसमें पहला नाम आता है बेटा अजीम प्रेम जी का। अजीम प्रेम जी कौन है बेटा, चेयरमैन ऑफ विप्रो लिमिटेड से। देखो विप्रो लिमिटेड कंपनी साहब अनाप शनाप कंपनी है साहब। कुमार मंगलम कौन है बेटा, चेयरमैन ऑफ आदित्य बिरला ग्रुप। ओके, पेलौनजी मिस्त्री, इंडियन कंस्ट्रक्शन, बेताज बादशाह साहब, इनको तो आप सब जानते हो, धीरू भाई अंबानी, राइट, रिलायंस इंडस्ट्रीज के ओनर है, को फाउंडर हैं, ओके, फाउंडर मेंबर हैं। मुकेश अंबानी उनके बेटे, चेयरमैन ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज। अनिल अंबानी अगेन दूसरे बेटे, चेयरमैन ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज। नवीन जिंदल, राइट, ये स्टील एंड पावर लिमिटेड में एंगेज हैं, अपने आप को काफी नाम, अच्छा पद, राइट, एक अच्छी पोस्ट के साथ अपने को एक अच्छी कैपेबिलिटी, एक अच्छे स्तर पे ये जो है अपना बिजनेस कर रहे हैं। देन इसके बाद आता है राजन रहेजा, एक्साइड बैटरी, आपने नाम सुना होगा, हैथवे टीवी केबल एंड ब्रॉडबैंड सर्विसेज प्रोवाइडर। तो इंटरनेट की दुनिया में, एक्साइड बैटरी की दुनिया में इनका काफ़ी अच्छा नाम है। रतन टाटा, ये जो है ये मशहूर बिजनेसमैन है। आप देखो जो ट्रक वगैरह हैं, जो हैवी व्हीकल्स हैं, राइट, तो बेसिकली या तो अशोक लेलैंड या तो टाटा के नाम पे हैं। तो ही इज़ वन ऑफ द ग्रेट हस्ती, राइट, मैं बोल सकता हूँ इनको, जो टाटा मोटर्स एंड स्टील के फील्ड में ये बेताज बादशाह हैं। ओके, आदित्य विक्रम बिरला, टेक्सटाइल, पेट्रोकेमिकल्स, टेलीकम्युनिकेशन लाइन में इनका काफ़ी नाम है। इंदु जैन, ये मैडम है चेयरमैन ऑफ बेनेट कोलमन एंड कंपनी विच ओन्स टाइम्स ऑफ इंडिया। तो ये टाइम्स ऑफ इंडिया जो न्यूज़पेपर वगैरह आ रहे हैं, तो इनकी ये चेयरमैन है। ओके, और ये कौन है हमारे, राहुल बजाज है, चेयरमैन ऑफ बजाज ग्रुप। तो ये जो इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां हैं बेटा, इतना जो पैसा इनने कमाया है, कैसे कमाया है, सिर्फ एक चीज़ पे, यूनिक थिंकिंग। और सिर्फ थिंकिंग करना ही सफिशिएंट नहीं है, उसका इम्प्लीमेंटेशन होना बहुत ज़रूरी है, और उसके बाद उसका एग्जीक्यूशन होना बहुत ज़रूरी है, राइट। तो बहुत सारी चीज़ें साहब जो अपने को तो दिमाग एकदम फट जाए, नस फट जाए, बट बेटा ये चीज़ ना मैं आपको बता रहा हूँ, मैं बहुत कम शब्दों में नहीं बता सकता हूँ। इसके लिए तो आपको उतरना ही पड़ेगा, एक एक्सपीरियंस आपको गेन करना ही पड़ेगा, राइट। तो क्योंकि इनमें से तो मैं शायद पर्सनली किसी के टच में भी नहीं हूँ, तो इनने क्या थिंकिंग ली, इनने कौन सी लाइफ जी है, ये मुझे भी नहीं पता है, बट इतना मेरे को ज़रूर पता है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि ये जो लोग हैं भाई साहब, इनकी जो थिंकिंग है ये आउटस्टैंडिंग है, मार्वलस थिंकिंग, एकदम सुपर से ऊपर। जहाँ पे एक आम आदमी की सोच खत्म होती है साहब, इनकी वहाँ से सोच शुरू होती है। ओके, नाउ करंट पोजीशन, ये सब यहाँ पे मुकेश अंबानी का अगर आप देखो
तो जब ये शुरुआत हुई थी और आज की डेट में देखो तो जो इनके वेल्थ में इंक्रीमेंट हुआ 37% हुआ है और आज इनका जो नेटवर्थ है बेटा 1.6 लाख करोड़ रुपीस है। दिलीप सांघवी जी चेयरमैन ऑफ सन फार्मा 43% से इनका स्केल राइज हुआ 1.2 लैक्स 29 लाख करोड़ तक गया। लक्ष्मी मित्तल है चेयरमैन आर्सेलो मित्तल 4% से इंक्रीमेंट 97,000 करोड़ की प्रॉपर्टी इनका वेल्थ है। आजिम प्रेम जी जो अभी मैंने बताया विप्रो के चेयरमैन है 12% से इनने अपना वेल्थ इंक्रीज किया 86,000 करोड़ का इनका कैपिटल है। शिव नादार चेयरमैन HCL 41 पर 78,000 करोड़ का। SP हिंदुजा 72,000 करोड़। पेलोनजी मिस्त्री 63,000 करोड़। कुमार मंगलम बिरला 61,620 के अप्रॉक्स ये फिगर मैं आपको दिखा रहा हूँ। सुनील मित्तल 51,000 करोड़ बेटा। गौतम अदानी 44,000 करोड़। और अपन लोग कहाँ पे राइट अपन लोग तो सिर्फ CA बन रहे बेटा CA अपन लोग इतना टाइम CA बनने में लगा दिए भाई साहब, जब से पैदा हुए तब से बिजनेस देख रहे हैं। बट डेफिनेटली ये जो आप आज सीख पा रहे हो राइट, नॉलेज बहुत ज़रूरी है, नॉलेज बहुत ज़रूरी है लाइफ में राइट। तो एक कहावत है ना, कोई गरीब पैदा होना कोई गुनाह नहीं है बट गरीब मर जाना जो है वो गुनाह है राइट। तो आप अपनी ज़िंदगी में ऐसा कुछ करो, ऐसी थिंकिंग लाओ राइट जो आपको बड़ा बनाए, नॉट इन टर्म्स ऑफ मनी ओनली बट इन टर्म्स ऑफ एथिक्स, बट इन टर्म्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी राइट। तो आप इन चीज़ों में भी अपना विकास करो बेटा। सिर्फ पैसा कमाना ही ज़िंदगी का एकमात्र अंश नहीं है। आप सिर्फ पैसा कमाने के लिए इस ज़मीन पे नहीं आए हो, बट आप क्या कमाने आए हो बेटा, आप अपना नाम कमाने आए हो। आप अपने सोच से, आप अपने आध्यात्म से, आप अपने चिंतन से, आप अपने कर्म से जो समाज में जाने जाओगे, आप हर तरीके से कुछ ना कुछ आप कमा के जाओगे। तो कमाना इंपॉर्टेंट है, जरूरी नहीं है कि आपको पैसा ही कमाने से आप बड़ा बनते हो राइट। आपको देखो पैसे भी कमाने हैं, संस्कार भी कमाने हैं, आपको एक अच्छी इमेज बनानी है अपने सोसाइटी में, तो आपको ये बहुत सारी चीज़ों को अपने दिमाग में रखना पड़ेगा, डिसिप्लिन रखना पड़े। क्योंकि बेटा आपका जो नाम है वो आपके सिद्धांत के आधार पे ही डिसाइड होगा, आपके कर्मों के आधार पे ही डिसाइड होगा। तो ये आपको सोचना है कि आपको सोसाइटी में किस तरीके की छवि बनानी। अगर आपको बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना है तो फिर आप सब भूल जाओ बेटा, सिर्फ पैसे के पीछे पड़ जाओ राइट। अगर आपको धर्म गुरु बनना है या रिलीजियस में जाना है तो आप बस स्पिरिचुअलिटी पे निकल जाओ। तो आपको एक अपना रास्ता सबसे पहले इख्तियार करना पड़ेगा। वेदर यू वांट टू डू अ बिजनेसमैन, whether you want to become a spiritual guru, whether you want to become a speaker, whether you want to become a service provider, आपको क्या बनना है जिंदगी में सबसे पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा राइट। देन उसके बारे में नॉलेज एक्वायर करना पड़ेगा, उसमें कौन कौन से रिसोर्सेज लगने वाले हैं, उस चीज़ों को अकॉम्प्लिश करने के लिए वो रिसोर्सेज को ढूंढना पड़े, उस रिसोर्स को पाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, परिश्रम करना पड़ेगा राइट। उस परिश्रम करने के लिए कैसे करना है बेटा, आपको नॉलेज गेन करना पड़ेगा। दिस इज द एज वेयर एक्वायरिंग द नॉलेज राइट। तो जितना हो सके, जहां से हो सके भाई साहब, नॉलेज जो है अथाह तरीके से बह रहा है। आप जितना आपकी कैपेबिलिटी हो, जितना आपकी पात्रता हो, उसके हिसाब से आप नॉलेज गेन कर सकते हो। तो ये सारी चीजें हैं ये जो आपको अपने दिमाग में लानी पड़ेगी राइट। अब मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज बोलूंगा बेटा, आप दुनिया की सुनो बट करो जो आपका दिल करे। क्योंकि हर एक ह्यूमन बीइंग एक अलग दिल रखता है, एक अलग सोच रखता है, एक अलग भावनाएं रखता है। आप किसी को अगर कॉपी करोगे तो आप सिर्फ कॉपी ही करोगे, आप अपना रास्ता खुद नहीं बना पाओगे। और आप जाने तब जाओगे जब आप अपना रास्ता खुद बनाओगे। तो ये आप समझ लो बेटा, सबसे पहले अगर जिंदगी में सक्सेसफुल बनना है, जिंदगी में सबसे सक्सेसफुल बनना है, तो सबसे पहले आप अपने डर को खत्म करो। ये मानसिक जो तनाव है, मानसिक जो गलत भावनाएं हैं कि हम नहीं कर सकते यार, हम कैसे करेंगे, ये तो बस वही कर सकता है राइट। ये सोच को, ये डर को अपने दिमाग से निकालो। एंड देयर इज अ स्पिरिट, देयर इज अ स्पिरिट अराउंड यू, देयर इज अ स्पिरिट अराउंड होल वर्ल्ड, देयर इज गॉड। आप उनके साथ हमेशा प्रे करो, पॉजिटिव एनर्जी में बैठो कि नहीं आई कैन डू दैट। सो आप उनसे मांगो जो आपको देने वाले हैं राइट। हर एक की लाइफ में कोई ना कोई ऐसा सुप्रीम हीरो या सुप्रीम आइडल, सुप्रीम एनर्जी होता है जहाँ पे आप अपनी भावनाओं को रखते हो। आप उनसे मांगो राइट, आप उनसे प्रे करो राइट कि भाई मुझे आप कैपेबल। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप उनसे पैसे मांगो, पैसे नहीं मिलेंगे। आप उनसे मांगो कि आपको साहस दे, आपको ताकत दे, आपको नॉलेज दे, आपकी पात्रता, आपकी कैपेबिलिटी एकदम बढ़ जाए साहब, एकदम खतरनाक तरीके से हो। आप में इतना अंदर पॉजिटिविटी हो, इतना उत्साह हो कि दुनिया की आप कोई भी चीज़
अपने इन 2 हाथों से और 2 पैरों से कर सको। जब भी आप मुंह से आवाज़ निकालो तो लोगों को लगे कि क्या बोला है, बट ये पॉसिबल तब है बेटा जब आपने अपनी मेहनत आज करनी है। ठीक है, तो चलिए आइए इसी के साथ आगे चलते हैं बेटा। हाउ दिस टाइकून्स आर डिफरेंट, ये मैंने आपको बताया। डेफिनेटली यूनिक थिंकिंग, राइट? Answer is strategy, strategy and only strategy. Now the very important to understand, right, कि बिजनेस क्या है, जो मैंने आपको बता दिया कि बिजनेस ये चीजें होती हैं, इस तरीके से बिजनेस होता है। बिजनेस को कमाने के लिए, बिजनेस करने के लिए 2 ही चीजें चाहिए, या तो नाम चाहिए आपको या तो पैसा चाहिए। दूसरा आता है बेटा पॉलिसीज। दूसरा क्या आता है अपने पास? पॉलिसीज। अब पॉलिसी का मतलब क्या होता है, पॉलिसी देखेंगे, फिर हम देखेंगे बेटा ये मैनेजमेंट क्या होता है, फिर हम देखेंगे ये विजन क्या होता है, फिर हम देखेंगे ये मिशन क्या होता है, फिर हम देखेंगे ये स्ट्रैटेजी क्या होती है, और फिर हम देखेंगे बेटा ये स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या होता है। क्या मैं यहाँ तक क्लियर हूँ बेटा? यस। चलिए आइए समझते हैं बेटा पॉलिसी क्या होती है। व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस पॉलिसी? अगर आप कंटेंट भी अपन साथ में चलते जाते हैं। नाउ सबसे पहला आता है बेटा चैप्टर 1 है हमारे पास, इंट्रोडक्शन टू स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, जहां पे हमने बात की है बेटा बिजनेस पॉलिसी। ठीक है, तो आइए आगे समझते हैं कि पॉलिसी होती क्या है। बिजनेस तो मैंने आपको बता दिया, बट बिजनेस को रन करने के लिए अपने को क्या चाहिए बेटा? एक पॉलिसी चाहिए होती है। अब ये पॉलिसी क्या होता है, तो आप देखो बिजनेस एंड इट्स इन्वायरमेंट। सबसे पहले समझते हैं कि बिजनेस तो मैंने आपको बता दिया, और इन्वायरमेंट बिजनेस का क्या होता है। ठीक है, तो अब यहां पे आप समझो, ये सपोज आपका बिजनेस है। अब बिजनेस क्या हो सकता है बेटा, और ये जो है आपका इन्वायरमेंट है। अगर आपको इस डायग्राम से ही समझता हो तो आप देखो, देयर इज अ सर्कल, है सर्कल, और उस सर्कल के अंदर जो ग्रीन एरियाज है, कॉल्ड एज व्हाट? बिजनेस। मैंने अपना व्यवसाय फैलाया हुआ है इस एरियाज में, क्या करने के लिए बेटा? इन्वायरमेंट को अपनी सर्विस देने के लिए। भाई आप कोई भी काम करते हो, मेरी बात आप समझना, तो आप हमेशा देने का काम करते हो। आप कुछ भी करोगे आप अपने लिए नहीं कर सकते हो। आप जो भी काम, मैं पढ़ाई किया, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बना, तो मैं क्या वो चीज़ अपने आप रख रहा हूँ? नहीं, मैं क्या कर रहा हूँ बेटा? वो स्प्रेड कर रहा हूँ, मैं आपको दे रहा हूँ, मैं आपको डिलीवर कर रहा हूँ, राइट? अब आपके पास, मैं डेफिनेटली मैं फ्री में नहीं करूंगा, डेफिनेटली, बट जो चीज़ मेरे पास नहीं वो मैं आपसे चाहूंगा, राइट? तो हमारी दोनों की क्या होगी? नीड। एक को क्या चाहिए? नॉलेज चाहिए, दूसरे को क्या चाहिए? मनी चाहिए, या इन एनी काइंड ऑफ व्हाट कंसिडरेशन, वट एवर द थिंग इज। तो मुझे चाहिए भाई मेरा नाम, राइट? मार्केट में मैं जाना चाहूं अपने नॉलेज की वजह से। जीने के लिए जरूरी है पैसा, साधन, राइट? तो पैसे भी चाहिए। तो मुझे क्या चाहिए? मार्केट से पैसे चाहिए। मुझे क्या चाहिए? मार्केट से नाम चाहिए। तो मुझे कुछ करना पड़ेगा, मुझे कुछ करना पड़ेगा, बट मैं वो चीज करूं जिसकी जरूरत ही मार्केट को नहीं है, तो आपका बिजनेस फ्लॉप है। बट अगर मैं वो चीज करता हूं जिसकी जरूरत है मार्केट को, तो फिर वो बिजनेस क्या है? हिट है, सुपर हिट है। सोचो अगर ये स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट सिलेबस से चला जाए, वाह देखो क्या मजा आ गया तुमको, नहीं? सिलेबस से गया साहब, टेंशन ही खत्म। अब ये अगर सोचो ये सब्जेक्ट सिलेबस से चला, अब मैं फिर इस पे मैं टाइम लगाऊं, रिसोर्स लगाऊं, राइट, मैं अपना पूरा का पूरा नॉलेज इस पे लगाऊं, तो वेस्ट है वो। क्यों? क्योंकि ये अब नीड ही नहीं बची। तो मुझे क्या समझना पड़ेगा? मार्केट की नीड भी समझनी पड़ेगी बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए। तो बिजनेस जब मैं चला रहा हूं तो मुझे समझना पड़ेगा कि मेरा इन्वायरमेंट क्या है। इन्वायरमेंट का मतलब क्या हो गया? आउटसाइड द बिजनेस सर्कल। अब ये इन्वायरमेंट में क्या क्या चीजें आती हैं, बिजनेस में क्या क्या चीजें आती है, अपने को समझना पड़ेगा। तो से सपोज बिजनेस है जिनके ओनर है, प्रमोटर है स्टीव जॉब्स, मिस्टर स्टीव जॉब्स। अब मिस्टर स्टीव जॉब्स को आप जानते हैं या नहीं जानते? मैं एज्यूम करता हूं कि आप नहीं जानते हो। जानते हो तो बहुत बढ़िया, नहीं जानते हो तो मैं बता देता हूं। स्टीव जॉब्स वो शख्सियत है जिसने एप्पल के प्रोडक्ट्स, एप्पल के मोबाइल्स, राइट, आईफोन वगैरह मार्केट में लाए हैं। ठीक है, तो ये उनके बेसिकली जो है वो ओनर। तो एप्पल जो कंपनीज है, एप्पल जो ब्रांड है, उनके जो प्रमोटर ओनर है वो मिस्टर स्टीव जॉब्स है। इनका बिजनेस किस चीज का था बेटा? इनका बिजनेस था मोबाइल का। अब एक बात बताओ, अब सिर्फ अगर ये मोबाइल बोलते हैं, ठीक, मेरा मोबाइल ले लो, तो कस्टमर को कैसे पता चलता है कि कौन सा? क्योंकि बहुत तरीके के बहुत लोग हैं जो इस प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं। तो डेफिनेटली बिजनेस के लिए जो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है वो होना चाहिए बिजनेस का नाम। तो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? ब्रांड नेम। तो इन्हें नाम दिया, लोगो दिया,
जिसकी वजह से इनकी आइडेंटिटी मार्केट में आएगी, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, एप्पल। तो लोगो दिखाया देखो वहां पे, जैसे ही आप देखो किसी प्रोडक्ट में ये ब्रांड आपको दिखता है तो आपको समझ में आ जाता है कि ब्रांड जो है, जो प्रोडक्ट है बहुत ही हाई क्लास का प्रोडक्ट है। तो इन्हें क्या बना दिया, ब्रांड। ब्रांड मतलब वैल्यू। अगर ये आपको ये सिंबल, ये लोगो कहीं पे दिखे, आप समझ जाना बेटा इसकी जो प्राइस है 30-40 हजार के ऊपर ही रहेगी, नीचे नहीं रहेगी। तो इसकी क्या बन गई, इस ब्रांड की क्या बन गई बेटा, वैल्यू। तो अब आप चाहोगे क्या कि ये ब्रांड कोई भी यूज करे, नहीं। तो आप इसका क्या चाहोगे, कॉपीराइट लेना चाहोगे, राइट। तो ट्रेडमार्क आप लेना चाहोगे, तो ये कोई यूज ना कर सके। आपने क्या बना दिया बेटा, ब्रांड वैल्यू। आपने रिकॉग्निशन दे दी मार्केट में इस प्रोडक्ट की। दूसरा, बिजनेस को रन करने के लिए क्या चाहिए बेटा, पैसा, राइट। बिना कैपिटल के, बिना पूंजी के आप बिजनेस नहीं कर सकते, तो बिजनेस के लिए आपको पैसे भी चाहिए। तो सोर्स ऑफ बिजनेस क्या होगा, लोग चाहिए होंगे काम करने के लिए, एम्प्लॉइज चाहिए, डायरेक्टर चाहिए, मैनेजर चाहिए, होल टाइम डायरेक्टर चाहिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट चाहिए, कंपनी सेक्रेटरी चाहिए, राइट, मैनेजमेंट अकाउंटेंट चाहिए, अकाउंटेंट चाहिए, राइट, बीकॉम के लोग चाहिए, अलग अलग तरीके के लोग, अलग अलग कैपेबिलिटी के हिसाब से यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। बिल्डिंग चाहिए होगा, राइट, आने जाने के लिए रोड चाहिए होगा, बैंकिंग चाहिए, इंश्योरेंस चाहिए, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर क्या बिजनेस को जरूरत पड़ेगी, राइट। प्रोडक्ट एंड सर्विस, ऑब्वियसली अब डील किससे करोगे, इन्वायरमेंट को आप क्या दोगे भाई, आप बताओ। ह्यूमन रिसोर्सेज ला रहे हैं, ब्रांड ला रहे हैं, फाइनेंशियल रिसोर्सेज ला रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी ला रहे हैं, क्यों ला रहे हैं भाई, इसका पैसा आप कहां से लाओगे। अनलेस यू प्रोवाइड एनीथिंग टू द एनवायरमेंट, यू कैन नॉट डू ऑल दोज थिंग्स इन योर प्रीमाइसेस। तो ये चीजें, अब इतना जो आप पैसा लगा रहे हो, तो पैसा भाई अपने जेब से थोड़ी ना लगाओगे, अब मार्केट से लोगे, मार्केट में ही पैसा लगाओगे। तो आपने एक बनाया कि वो नीड आपने डेवलप की जो इन्वायरमेंट को चाहिए था। आप इन्वायरमेंट का रिसर्च किए, भाई लोगों से जाके पूछे प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे। अब आपने देखा इन्वायरमेंट, अरे यार बहुत प्रॉब्लम है यहाँ पे, अगर किसी को किसी से बात करना हो तो उसको वहां तक जाना पड़ता है, इतना टाइम वेस्ट होता है, राइट। तो लोगों ने सोचा कि अब इसको कैसे किया जाए, तो नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी है, टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है। तो जब इतनी सारी चीजें आ गई तो स्टीव जॉब्स ने सोचा कि भाई ऐसा कोई डिवाइस क्यों ना बनाया जाए जिसके थ्रू लोग एक जगह पे रह के, अपनी जगह पे रह के दूसरे लोकेशन पे जो लोग हैं उनके साथ डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सके। तब जाके उन्होंने ये प्रोडक्ट बनाया। और फीचर्स भाई साहब अनाप शनाप, आप टेक्स्ट मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, इंटरटेनमेंट की इसमें बहुत सारे साधन है, राइट। आप पेमेंट कर सकते हो, मतलब इतने सारे विजन इनने क्या एक मोबाइल पे ला के रख दिया, राइट। तो इन्हें एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया जिसकी मार्केट में एक वैल्यू थी। तो अब ये प्रोडक्ट ये इन्वायरमेंट को देने लगे और इन्वायरमेंट से ये पैसा लेने लगे। लीगल कंप्लायंसेस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप अपना बिजनेस करोगे बेटा तो इट शुड बी अकॉर्डिंग टू द लॉ होना चाहिए। अगर अकॉर्डिंग टू द लॉ नहीं है, आ रहा है बात समझ में, तो आप करोगे कोई दिक्कत, आप स्ट्रेटजी भी लगाओगे, बट अगर आप कानून के हत्थे चढ़ गए बेटा तो आप निपट जाओगे, राइट। तो आप हमेशा वो बिजनेस करो जो लीगल बिजनेस है, आप अकॉर्डिंग टू लॉ करो, जैसे कानून बोलता है आप वैसे करो। तो हो सकता है आपको थोड़ा सा प्रॉफिट कम होएगा, राइट, बट आप कंफर्टेबल जोन पे आके बिजनेस कर पाओगे, अच्छे से आप बिजनेस कर पाओगे। स्ट्रेटजीज, पॉलिसीज, राइट। अब स्ट्रेटजीज क्यों चाहिए, पॉलिसीज क्यों चाहिए, ये अपन को डिसाइड करना, बट इसका बेसिक फंडा हमने बता दिया। अगर आप बिना स्ट्रेटजी के काम करोगे बेटा तो आप अपने अच्छे कस्टमर को खो दोगे। अगर आप स्ट्रेटजी से काम नहीं करोगे तो आपको हो सकता है रॉ मटेरियल आप जिस सप्लायर से ले रहे हो वो रॉ मटेरियल बहुत कॉस्टली मिले, क्योंकि आप स्ट्रेटजी नहीं लगा रहे, आप R&D ही नहीं कर रहे। R&D करना चाहिए, नहीं करना चाहिए स्ट्रेटजी। R&D किस चीज की, कि भाई देखो कौन सप्लायर है, फाइंड आउट द बेस्ट सप्लायर, हु इज द बेस्ट सप्लायर। अगर आप यही स्टेप भूल गए तो फिर आपको पता नहीं चलेगा कि भाई ये प्रोडक्ट की जो वैल्यू है, जो कॉस्ट है, क्या एक्चुअल में इतनी है, ये सामने वाला लूट रहा है मेरे को। तो हर एक छोटी छोटी स्ट्रेटजीज आपको लगानी पड़ेगी, ठीक है। पॉलिसीज लगाने पड़ेंगे आपको। अब पॉलिसीज क्या होता है हम थोड़ा सा आगे डिस्कस करेंगे आपसे। देन इसके बाद अगर आपका छोटा बिजनेस है तो एक ब्रांच पे काम चल जाएगा, एक डिपार्टमेंट पे काम चल जाएगा, बट अगर आपका मार्केट आप अपना बड़ा करना चाहते हो, इंटरनेशनल लेवल पे आप बिजनेस करना चाहते हो, तो डेफिनेटली देयर हैज टू बी अ लॉट ऑफ डिपार्टमेंट्स एंड लॉट ऑफ ब्रांचेस। आपके दिमाग में आता होगा बेटा ब्रांचेस और डिपार्टमेंट में क्या फर्क होता है। तो ब्रांचेस मैं बोल दूंगा बेटा न्यू यूनिट ऑफ अ बिजनेस प्रीमाइस, न्यू यूनिट। जैसे सपोज मैंने बोला एक बिजनेस में 5 ब्रांचेस है, सॉरी 5 डिपार्टमेंट है। एक है सपोज रॉ मटेरियल इन्वेंट्री डिपार्टमेंट, राइट, जो स्टॉक मेंटेन कर रहा है। दूसरा प्रोडक्शन यूनिट, तो प्रोडक्शन प्रोसेस में। तीसरा मार्केटिंग में है। फोर्थ इंटरनेट में है। फिफ्थ सेल्स में लगा हुआ है। ऐसे 5-6 डिपार्टमेंट्स हो गए। छठा डिपार्टमेंट से सपोज आपने कंप्लायंस का रखा हुआ है। तो अब अगर ये 6 डिपार्टमेंट की एक प्रीमाइस आप नई जगह पे लोकेट कर देते हो,
इट शुड बी कॉल्ड एज व्हाट, इट इज कॉल्ड एज व्हाट, ब्रांच, राइट। तो डिपार्टमेंट एक हिस्सा है ऑर्गेनाइजेशन का, बट ब्रांच जो है वो एक पूरा अपने आप में, वो सेम बिल्डिंग की डुप्लीकेट कॉपी हमने एक नई जगह पे, एक नई यूनिट हमने एज इट इज कॉपी करके नई जगह पे ओपन कर दी, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, ब्रांच। ओके, तो ये जो इतने सारे लोग अब काम कर रहे हैं यहाँ पे, राइट, ये क्या काम कर रहे हैं, पैसा ला रहे हैं, लोग काम कर रहे हैं, ब्रांडिंग हो रही है, कंप्लायंसेस चल रहे हैं, तो इतनी जो अलग अलग एक्टिविटीज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो रही है, दे आर डूइंग व्हाट, बिजनेस। बिजनेस का मतलब क्या होगा कि ये जो इतने सारे काम चल रहे हैं बेटा, किसके लिए चल रहा है बेटा, प्रोडक्ट के लिए चल रहा है, कि आप क्या कर सको, प्रोडक्ट आप किसको दे सको बेटा, इन्वायरमेंट को, राइट। तो अब अपने को इस प्रोडक्ट का क्या करना है बेटा, बिजनेस करना है। क्या करना है बेटा, बिजनेस करना है। इस प्रोडक्ट का अपने को क्या करना है, बिजनेस करना है। बिजनेस करना है मतलब एक्सचेंज, बिजनेस करना है मतलब अपने को क्या करना है बेटा, एक्सचेंज। एक्सचेंज मतलब आप इसको प्रोडक्ट दोगे और इन रिटर्न आप इससे कुछ ले लोगे, बट ये एक्सचेंज करना तभी पॉसिबल है बेटा जब आपके पास ह्यूमन रिसोर्स है, ब्रांड नेम है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज है, ब्रांचेस हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, स्ट्रेटजीज हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, राइट। तो ये जो सर्कल के अंदर है, ये पूरा क्या है बेटा, ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि क्या कर रहा है, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को डेवलप कर रहा है, और जिसका वो इन्वायरमेंट के साथ क्या कर रहा है बेटा, बिजनेस कर रहा है। तो बिजनेस का मतलब क्या होगा, बेसिकली एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन टर्म्स ऑफ व्हाट, सम काइंड ऑफ कंसिडरेशन। क्लियर। अब आपको ये सर इन्वायरमेंट में कौन कौन लोग रहते हैं ना, इन्वायरमेंट में आप देखो कस्टमर, तो अल्टीमेटली आप ये बिजनेस किसके साथ करते हो बेटा, जो आपका कस्टमर है, जिसको इन चीजों की जरूरत है, राइट। ओके, दूसरा इन्वायरमेंट में कौन होता है बेटा, कॉम्पिटिटर। अब जब ये फैक्टर आ गया ना, कस्टमर है, आपको बड़ी खुशी होगी। जब भी इन्वायरमेंट में कस्टमर आएगा आपको हमेशा खुशी, अरे यार वाह, पैसे देके जाएगा। बट अगर कॉम्पिटिटर आ गया ना बेटा, तो समझना अब आपका स्ट्रेटेजी चेंज हो जाएगा। आप कस्टमर को प्रमोट करोगे, कस्टमर की तारीफ करोगे, बट आप कॉम्पिटिटर की तारीफ नहीं करोगे, राइट। कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट को अपने को क्या करना है बेटा, गलत बताना है। बट मैं कहता हूं उससे भी अच्छी स्ट्रेटेजी है, आप तो कॉम्पिटिटर का नाम ही मत लो, राइट। एक होता है बिजनेसमैन जो अपने कॉम्पिटिटर को गलत बोलता है, मतलब आप अपने कॉम्पिटिटर को क्या कर रहे हो, मार्केट कर रहे हैं। लोगों को पता चल रहा है कि एक ऐसा कॉम्पिटिटर है मार्केट, उस मार्केट में मत करो ना, उसका अच्छा बोलो ना बुरा बोलो, आप तो अपने आप को प्रमोट करो। सामने वाले को पता ही मत चलने दो ना कि दूसरा भी कोई बंदा मार्केट में अवेलेबल, तो बेस्ट स्ट्रेटेजी होगी। तो इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, स्ट्रेटेजी। मतलब डिसीजन वो हो जो सबसे बेहतर हो आपके बिजनेस के लिए, राइट। तो कॉम्पिटिटर जब भी आएगा वो आपके प्राइस को अफेक्ट करेगा, आपके प्राइस को कम, आपको प्राइस कम करना पड़ेगा। अगर वो अच्छे प्रोडक्ट के साथ आया है, अगर वो अपने अच्छे प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़ा रहा है, कॉस्ट कम कर रहा है, तो डेफिनेटली आपको अपना एक्सचेंज, अपना प्रोडक्ट ज्यादा सेल करवाना है, तो उसके साथ क्या करना पड़ेगा, कंपटीशन करना पड़ेगा। कंपटीशन मतलब क्या बेटा, उसको गोली नहीं मारते ना, कंपटीशन करना इन टर्म्स ऑफ प्राइस, कि प्राइस अपन क्या रखें, प्राइस अपन अपने प्रोडक्ट की कम भी रख सकते हैं, ज्यादा भी रख सकते हैं। अगेन स्ट्रेटेजी का मैटर ही है। अगर कम रखते हो तो सोच सकते हो कि साहब सामने वाला बोलेगा यार प्रोडक्ट अच्छा नहीं है। प्राइस अगर बहुत ज्यादा रख दे, सामने वाला सोचेगा बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, राइट। तो अब प्राइस नीचे रखना है या ऊपर रखना है, इट डिपेंड्स अपॉन व्हाट प्रोडक्ट, इट डिपेंड्स अपॉन द टेस्ट ऑफ द कस्टमर, इट डिपेंड्स अपॉन द lifestyle of the customer, it also depends upon the national income earned by each and every customer. तो आपको ये सोचना पड़ेगा, डिपेंड्स अपॉन व्हाट इन्वायरमेंट टू इन्वायरमेंट, डिपेंड्स अपॉन व्हाट फैक्टर टू फैक्टर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटा सप्लायर। अब आप अगर प्रोडक्ट बनाओ तो प्रोडक्ट के हर एक पुर्जे, जितने भी पुर्जे होते हैं, क्या आप खुद बनाओगे, खुद आप नहीं बनाओगे। तो कुछ प्रोडक्ट आप क्या करते हो बेटा, कुछ जो उसमें लगने वाले प्रोडक्ट होते हैं वो आप परचेज करते हो, राइट। तो वो हो गया सप्लायर। सप्लायर की बहुत जरूरत। अगर सपोज आप मान लो कार बना रहे हो, अब कार बना रहे हो बेटा, आप BMW कार बना रहे हो, तो क्या आप उसका टायर भी आप ही बनाओगे क्या, नहीं। तो टायर आप परचेज कर लोगे जो ऑलरेडी टायर बना रहा है, राइट। ओके, ब्रोकर, समटाइम्स इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट द कस्टमर, फॉर कस्टमर इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट द बेटर सप्लायर, राइट। तो इस केस में अपन ब्रोकर की हेल्प लेते हैं कि भाई ब्रोकर को पूरे मार्केट का पता होता है। जैसे एग्जांपल मान लो आप स्टूडेंट हो, आप नए शहर में जाते हो, आपको पता ही नहीं है साहब फ्लैट कहाँ पे अवेलेबल है रहने के लिए, राइट। तो आप किसको कांटेक्ट करते हो बेटा, ब्रोकर। ब्रोकर आर इजीली अवेलेबल, वो कस्टमर को ढूंढते रहते हैं, उनके पास कस्टमर की भी इंफॉर्मेशन होती है और ओनर की भी इंफॉर्मेशन होती है। तो जब आप उनके साथ इंटरेक्ट करते हो तो वो आपकी नीड कहाँ तक पहुंचाता है बेटा, ओनर तक पहुंचाता है, और ओनर की जो नीड है वो आप तक पहुंचाता है, राइट। और डेफिनेटली बीच में वो कमीशन, अपनी इनकम, तो उसका भी अपना एक बिजनेस है। तो इन्वायरमेंट में कौन मिलेगा बेटा, ब्रोकर। जो बिजनेसमैन को किससे मिलाएगा बेटा, कस्टमर से मिलाएगा। बिजनेसमैन के प्रोडक्ट को सेल करने की बात करेगा,
कस्टमर के बिहाफ पे काम करेगा तो परचेज करने की बात करेगा, पेमेंट की बात करेगा, रिसीव की बात करेगा। तो ये सारे काम कौन करता है बेटा? ब्रोकर करता है। तो बिजनेसमैन को अगर लार्ज स्केल पे काम करना है तो ब्रोकर्स की भी बहुत ज़रूरत पड़ती है। और डेफिनेटली दूसरा क्या चाहिए बेटा? मार्केट। अब मार्केट आपके बिजनेस के घर में तो आएगा नहीं, मार्केट हमेशा बाहर रहेगा। तो अगर सपोज मैं बेस्ट एग्जांपल बोलता हूँ, सपोज मान लो अगर सब्जी आपको खरीदनी तो बेटा दवाई के मार्केट में जाओगे या सब्जी के मार्केट में जाओगे? सब्जी के मार्केट। तो जितने सब्जी वाले वेंडर्स हैं, वेजिटेबल्स वाले वेंडर हैं, वो उस मार्केट में आपको मिले। तो एक हर एक प्रोडक्ट का क्या है बेटा? एक अपना एरिया है, राइट। तो अगर आप अपना प्रोडक्ट उस एरिया में अवेलेबल कराते हो तो आपके प्रोडक्ट का जो कस्टमर है वो वहां पे इजीली अवेलेबल हो जाए। तो जब भी आप अपने प्रोडक्ट की बात करो, जब भी आप अपने सर्विस की बात करो, तो आप सबसे पहले ये समझ लो कि आपका मार्केट क्या है, आपका चैनल डिस्ट्रीब्यूशन का क्या है, आपका कैरियर क्या है, राइट, जिसके थ्रू आप प्रोडक्ट सेल करने वाले हो। क्लियर और नॉट क्लियर बेटा? यस। तो दिस इज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग बिटवीन व्हाट बिजनेस एंड इन्वायरमेंट। बट बेटा इन सब बिजनेस को चलाने के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अपने को क्या चाहिए बेटा? पॉलिसी चाहिए। क्या चाहिए अपने को? पॉलिसी चाहिए। अब बिजनेस तो मैंने आपको बता दिया बेटा, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, राइट। तो अब अगर ये एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री आपको चलानी है, आनंद का व्यापार करना है, तो पॉलिसी क्या होनी चाहिए? इतना तो आप पक्का तय कर लो बेटा, पॉलिसी वो होनी चाहिए जो आपके बिजनेस में चार चांद लगा दे, राइट। आपको इतना मुनाफा दे, इतना, यही आप पॉलिसी लगाओगे, बिल्कुल। तो पॉलिसी होना क्या चाहिए बेटा? यहां पे पॉलिसी हमने बनाया नो नॉलेज, ज्ञान नहीं बांटने का। एंटरटेनमेंट की बात करें, देखो एक बार सलमान खान का मैंने इंटरव्यू सुना था, बोले साहब मैं तो कॉमर्शियल हूं, मैं तो यहाँ पे आनंद का व्यापार करता हूँ, मेरे को ज्ञानवान से मतलब ही नहीं है। अगर थिएटर में बैठा हुआ ऑडियंस खुश हो रहा है, ताली बजा रहा है, तो मेरा प्रोडक्ट सही है। ज्ञान में कुछ भी बांटू, ज्ञान बांटू भी नहीं, मेरे को चलेगा, ऑडियंस क्या होनी चाहिए? मेरी खुश होनी चाहिए। तो अपना एक पर्पस होना चाहिए। पॉलिसी क्या बनेगी? समझ में आ गया क्या? एंटरटेनमेंट अगर आप इंडस्ट्री में हो तो पॉलिसी क्या होना चाहिए बेटा? ओनली एंटरटेनमेंट, 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 नथिंग। उसके लिए आपको जो भी करना पड़े करो। आ रहा है बात समझ? वहां पे आप एथिक्स काम नहीं करेंगे, स्पिरिचुअलिटी काम नहीं करेंगे, क्योंकि आपने अपना ऑब्जेक्ट क्या बना हुआ है बेटा? कि मुझे आनंद बांटना है, इंजॉय बांटना है। तो इंजॉय बांटने के लिए फिर आपको डांस करना पड़ेगा, कैबरे भी करवाना पड़ेगा, राइट, आइटम सॉन्ग भी लाने पड़ेंगे, थ्रिलर भी लाना पड़ेगा, एक्शन भी लाना पड़ेगा, सस्पेंस भी लाना पड़ेगा, हर चीजें आपको वो करनी पड़ेंगी। भले आपको उसका कल्चर, आपको वो चीजें आपके खुद के डिसिप्लिन इजाजत दे या नहीं दे, बट अगर आप एंटरटेनमेंट की बात करें और बहुत सारे कॉम्पिटिटर हैं वहां पे, तो आपको यूनिक देना ही पड़ेगा। दूसरी साइड में अगर एजुकेशन इंडस्ट्री की बात करता हूं, तो अब बताओ यहां पे नो एंटरटेनमेंट, ओनली नॉलेज, एक का हो सकता है। दूसरे ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया, साहब कोई दिक्कत नहीं है, बच्चा आता है, क्लास क्यों करेगा, कोचिंग वो क्यों जाएगा? क्योंकि वो चाहता है कि मुझे जो चीज़ें मिल जाए भैया कोचिंग से मिल जाए, मुझे अपनी मेहनत लगाने की, मेहनत करने की ज़रूरत ना पड़े, मुझे अपना टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत ना पड़े, मुझे उसमें दिमाग खपाने की ज़रूरत ना पड़े। तो हमने पॉलिसी बनाई, जितनी मेहनत करनी है, जितना परेशान करना है, प्रोफेसर परेशान होगा, स्टूडेंट हमेशा कन्वीनियंट मोड पर रहेगा। जितना स्टूडेंट कन्वीनियंट है, राइट, उतना ही मेरे बिजनेस के लिए, मुझे एजुकेशन इंडस्ट्री के लिए बेहतर है। जितना ही प्रोफेसर हार्डशिप ले रहा है, अब हार्डशिप मैंने क्यों बोला प्रोफेसर? कि भाई उसको लेक्चर भी देना है, उसको नोट्स भी बनाने हैं, उसको पीपीटीज भी बनाने हैं, राइट, उसको हैंड रिटन नोट्स भी बनाना है, उसको अब तो एमसीक्यू ने पहले था, पहले है तो अभी तो इसमें एमसीक्यू आ गया है, राइट, 15-15 मार्क का एमसीक्यू, तो अब एमसीक्यू भी बनाने हैं। अब बात आती है, अब तुम उसको यार 500 एमसीक्यू, 600 एमसीक्यू 50 मार्क के लिए दे दो तो पागलपंती है ना। तो ये टीचर की जिम्मेदारी है कि उसको एमसीक्यू कितना देना, कितना पढ़ना चाहिए उसको 50 मार्क्स के लिए, कितना उसको लोड देना चाहिए, ये भी थिंकिंग अपने को करना चाहिए। तो अननेसेसरी अगर हम स्ट्रेस देंगे बच्चे को, भाई तो अब तो सारा एमसीक्यू 500-600 एमसीक्यू पढ़ डाल, भाई साहब ये गलत है, राइट। तो हार्डशिप फॉर प्रोफेसर एंड स्टूडेंट्स कन्वीनियंस, ये हमारा जो है पॉलिसी है। ओके, प्रोडक्ट इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो उसकी पॉलिसी अलग हो जाएगी। कैसा प्रोडक्ट है? मैं भाई साहब मैंने पूछा कैसा प्रोडक्ट बनना चाहिए, तो ना हाईएस्ट प्रोडक्ट क्वालिटी, क्वालिटी एक नंबर की चाहिए। नंबर 2, कस्टमर की सारी नीड उससे सेटिस्फाई हो जाए साहब, और कॉस्ट जो उसको लगे वो कम से कम लगे, ये मैंने पॉलिसी बनाया। मतलब अब जो मैं स्ट्रेटेजी बनाऊंगा इसके दायरे में बनाऊंगा, मतलब ये मेरे लिए क्या हो गया बेटा? बाउंड्री। तो पॉलिसी इज जस्ट अ काइंड ऑफ बाउंड्री, कि जितने भी आपकी रणनीतियां हैं, जितनी भी आपकी युद्ध नीतियां हैं, जितने भी आपकी थिंकिंग है, वो सिर्फ इस दायरे के अंदर रहेगी, इस दायरे के बाहर नहीं जाएगी।
सर्विस इंडस्ट्री की मैं बात करूं, राइट, सर्विस इंडस्ट्री में मैं बात करता हूं जहां पे आप सेवा का व्यवसाय कर रहे हो, तो डिलीवरी ऑफ सर्विस विद इन द टाइम। आप देखो बेस्ट एग्जांपल मैं देता हूं यहाँ पे, पिज़्ज़ा हट हो गया, मैकडोनल्ड्स हो गया, राइट। मैकडोनल्ड्स ने तो एक समय पे अपनी पॉलिसी बनाई थी भाई साहब कि अगर 1 सेकंड से 2 सेकंड से भी अपनी डिलीवरी लेट हो गई, आपको साहब हम अपने जेब से, एम्प्लॉय के जेब से, जो डिलीवरी करने जा रहा है एम्प्लॉय, उसके जेब से आपको एक पेप्सी या कोका कोला फ्री मिलेगा। दिस इज द पॉलिसी। क्यों साहब? क्योंकि ये स्ट्रेटेजी, ये स्ट्रेटेजी थी किसको बचाने के लिए? पॉलिसी को। पॉलिसी का मतलब क्या था बेटा? डिलीवरी ऑफ सर्विस विद इन द टाइम। मेडिकल इंडस्ट्री में दवाइयों का व्यवसाय करना है तो भाई साहब दवाई क्या एक्सपायरी वाली डालोगे? नहीं साहब, इफेक्टिव होनी चाहिए, राइट, असरदार होनी चाहिए। एक्सपायरी डेट वहां पे मेंशन हो, बिना एक्सपायरी डेट की कोई भी दवाई मार्केट में लॉन्च नहीं होगी, हमारा पॉलिसी था। ओके। योगा एंड जिम इंडस्ट्री, अगर स्वास्थ्य की बात करें वहां की पॉलिसी, क्या सबकी पॉलिसी सेम है बेटा? नहीं, अकॉर्डिंग टू द नेचर एंड टाइप ऑफ द बिजनेस क्या पॉलिसी भी चेंज हो जाएगी। यस। तो रिस्पेक्ट योर कस्टमर, राइट। अब योगा है, जिम है, स्वास्थ्य की बात होती है, वहां पे फिजिकल टच होते हैं, तो समटाइम्स अगर आप गैर जिम्मेदार तरीके से या अगर आप किसी भी तरीके का इनडिसिप्लिन लाओगे, राइट, तो अगर वहाँ पे जो आपका क्लाइंट है, जो कस्टमर, वो अनकंफर्टेबल हो गया, से ट्रेनर अगर लड़का है और जो ट्रेनी है वो लड़की है, और अगर लड़के ने लड़की से मिसबिहेव किया तो फिर तो सब खत्म हो गया ना सर। तो वहाँ पे पॉलिसी बनाया गया। क्या पॉलिसी बनाया गया? कि मेंटेन योर डिसिप्लिन, मेंटेन योर एटिकेट्स, मेंटेन योर बिहेवियर, ये पॉलिसी बनाई गई। अगर चीजें टूटेंगी तो फिर सारी स्ट्रेटजीज आपकी बर्बाद हो जाएंगी। तो उसके लिए हमने पॉलिसी बनाया, रिस्पेक्ट योर कस्टमर, आप उनको सर या मैम कह के संबोधित करो। नंबर 2, डोंट हैव नॉनसेंस थिंग्स, राइट, आप उनके साथ फालतू के मजाक, फालतू की बकवास या इधर उधर की बातें आप नहीं करो। स्टिक टू योर एक्ट रहो, जो आपको ट्रेनिंग देना आप ट्रेनिंग दो, बात खत्म। डोंट फोर्स कस्टमर फॉर पर्सनल ट्रेनिंग। बहुत बार होता है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जब भी मैं जिम, अरे भाई मेरे को सारी चीजें आती है, मैं खुद कर लेता हूं, मैं अननेसेसरी चीजें क्यों लूं, राइट। तो उनका बिहेवियर जो है वो चेंज हो जाएगा। अरे यार ये तो पर्सनल ट्रेनिंग नहीं लेता है, इसके साथ ज्यादा थोड़ा सा रूड बिहेवियर रखो, एटीट्यूड दिखाओ, ईगो में, तो वहां पे जो आपका कस्टमर है वो अनकंफर्टेबल हो जाता है। तो पॉलिसी हमेशा ऐसी रखो कि भले ही आपको अर्निंग हो रही हो या, अच्छा अब देखो ये मॉल की अगर मैं बात करूं, तो ऐसा अगर वो फोर्स कर दे आपको, सोचो ना, ऐसा पॉलिसी बना दे कि वंस यू एंटर इनटू मॉल, आप कुछ भी हो 2 रुपए की चीज आप खरीद के जाओ, देखो क्या कस्टमर का जो क्राउड है वो खत्म हो जाएगा, वहां से बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो ये पॉलिसी वहां पे बना दी कि भाई साहब फ्री एंट्री फ्री एग्जिट है, किसी को भी फोर्स नहीं किया जाएगा कि आपको ये सामान परचेज करना है। शो ऑफ में सारे सामान डिस्प्ले में लगे हुए, जिसको मन में आएगा वो खरीदेगा, जिसको मन में आएगा वो नहीं खरीदेगा साहब। तो वहां पे किसी को फोर्स करने की जरूरत नहीं है, राइट। बेटा डाइट सजेशन होना चाहिए, कि ऐसा नहीं कि वो बंदा आ रहा है तो अब आप उसे कुछ भी आप सजेशन ही नहीं दो। अब अगर आप उसे डाइट सजेशन नहीं दोगे तो कितना भी मेहनत करो, उसको लगेगा रिजल्ट ही नहीं आ रहा, वो छोड़ देगा। तो वहां पे एक पॉलिसी बनी कि भाई कोई भी कस्टमर है, आप उसको पहले दिन ही प्रॉपर तरीके से एक वर्कआउट प्लान बना के दो और उसे डाइट सजेस्ट करके दो, करे या नहीं करे डजंट मैटर, बट दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सारी चीजें हमें उसे करनी चाहिए, राइट। एंड योगा के केस में अगर आप योगा सिखाते हो तो सम काइंड ऑफ प्राणायाम, सम काइंड ऑफ स्पिरिचुअल एक्टिविटीज मस्ट बी कंडक्टेड इन द प्रीमाइस। तो इस तरीके से जो है अगर आप ऐसी पॉलिसीज लाओगे ना बेटा, तो आपका डेफिनेटली जो बिजनेस है वो बहुत ही हाई लेवल पे जाएगा। प्रोस्टिट्यूशन की बात कर दिया भाई यहाँ पे, राइट। तो इसके लिए तो अगर आप ये बिजनेस में इन्वॉल्व हो, दो इट इज इलीगल, दो इट इज नॉट एक्सेप्टेबल इन द सोसाइटी, बट फिर भी आप देखो ये बिजनेस चल रहा है, राइट। बट अगर आप इस बिजनेस को, इस इंडस्ट्री को बाकी सारे इंडस्ट्री की तरह समझोगे और आप उसे अगर यहाँ पे कंडक्ट करने की कोशिश करोगे, तो पूरा का पूरा इन्वायरमेंट खराब हो जाएगा, पूरे सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएंगी। इसलिए अगर सरकार बोलती कि ठीक है भाई इसे बैन नहीं करना चाहिए, अगर इसे सर्कुलेशन में लाना चाहिए, तो इसे काम करने का, इसके करने का जो तरीका है, इसकी जो पॉलिसीज है अलग होनी चाहिए। तो इन्हें देखो यहाँ पे पॉलिसीज बनाई, अपार्ट फ्रॉम सोशल कल्चर, डोंट इन्वॉल्व चिल्ड्रेन, डोंट फोर्स एडल्ट वुमेन, नाइट टाइम होना चाहिए, नो एडवर्टीजमेंट, पुलिस गाइडलाइंस रिक्वायर्ड। अब सोचिए इसका एडवर्टीजमेंट अगर लोग करने लगे, जब बाकी सारे जो बिजनेस है उनका लोग एडवर्टीजमेंट करते हैं, तो क्या इसका भी एडवर्टीजमेंट करना शुरू? नहीं, तो इसका पॉलिसी जो है वो अलग होगा। टेररिज्म का बिजनेस है, पोल्यूशन कंट्रोल का बिजनेस है, उसका अलग होएगा, राइट। ट्रांसपोर्टेशन का तो खैर ठीक है। फैशन इंडस्ट्री डेफिनेटली ये बिजनेस अलग है, तो इसकी पॉलिसी अलग होनी चाहिए, राइट। पॉलिटिकल इंडस्ट्री, यस, पॉलिटिकल इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूँ तो इसके पॉलिसीज अलग है। न्यूज़ इंडस्ट्री है, पॉलिसी अलग है। कभी यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉलिसी होनी चाहिए, नेवर शेयर न्यूज़ विदाउट टेकिंग प्रायर अप्रूवल ऑफ द पार्टीज। तो अगर अब कोई पार्टी आपको
इंफॉर्मेशन दे रही है तो यू मस्ट बी इंश्योर दैट विदाउट टेकिंग प्रायर परमिशन आप उनके इंफॉर्मेशन को कभी भी डिस्क्लोज ना करें, राइट अच्छा, न्यूज इंडस्ट्री में दूसरी पॉलिसी है, एक और बढ़िया पॉलिसी एज पर आईटी एक्ट आता है कि आप किसी की मॉडेस्टी को अफेक्ट मत करो। जैसे सपोज किसी रेप केस हो गया, राइट, अब रेप केस हो गया तो आप इंफॉर्मेशन दो, न्यूज दो, बट डजेंट मैटर, मतलब डजेंट मीन दैट कि आप उस लड़की की जो मॉडेस्टी आप अफेक्ट करोगे, उसके आप चेहरे को दिखाओगे, आप उसके बदन को दिखाओगे, दैट इज वेरी रॉन्ग, इट इज अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी, राइट। अगर आप ऐसा करते हो तो एज पर इंडियन पेनल कोड, एज पर आईटी एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, देयर इज अ रिगरस इंप्रिजनमेंट ऑफ 7 years, राइट। तो ये पॉलिसी उन्होंने बना दी कि कभी भी आप देखना ऐसी अगर कोई विक्टिम है तो उसके चेहरे को हमेशा ब्लर कर दिया जाता है। ये छोटी छोटी चीज़ें अपने आप नहीं हो रही बेटा, यहाँ पे पॉलिसीज बनाई गई, तो आपकी जो भी स्ट्रैटेजी है, आप न्यूज़ कहीं से भी लाओ, कैसे भी करो, कोई मतलब नहीं, बट ये पॉलिसी मस्ट बी फॉलोड, राइट। तो पॉलिसी का मतलब क्या होता है बेटा? पॉलिसी का मतलब होता है, अब देखो यहाँ पे, अब आपको अगर लैंग्वेज समझ में आ जाए, पॉलिसी का मतलब होता है, पॉलिसी सबसे पहले कौन बनाता है बेटा? फ्रेम्ड बाय मैनेजमेंट, राइट। ये बेसिक इंट्रोडक्शन है, आज हम इंट्रोडक्शन पे बात करेंगे, बाकी फिर अपन पॉइंट नेक्स्ट सेशन पे अपन डिस्कस करेंगे। फॉर डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डे टू डे प्लानिंग टेक्निक, आपकी जो प्लानिंग है वो कभी भी पॉलिसी के बाहर नहीं जानी चाहिए। तो इफ दिस इज योर पॉलिसी, राइट, दिस शुड बी योर प्लानिंग। प्लानिंग हमेशा पॉलिसी के अंदर होना चाहिए, प्लानिंग कभी भी पॉलिसी के बाहर नहीं होना चाहिए, ओके। दूसरा, इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन फॉर एंटिसिपेशन ऑफ फ्यूचर। ऑब्वियसली अगर आप पॉलिसी लगाते हो तो ऑलवेज इट प्रोवाइड्स व्हाट? इंफॉर्मेशन, कि आपको जो भी काम करना है इस बाउंड्री के अंदर करना है, इस बाउंड्री के बाहर काम नहीं करना, राइट। तो कैपिटल अगर लाना है तो कितना लाना है, आपने पॉलिसी बनाई कि भाई ऑथराइज शेयर कैपिटल, आप देखो कंपनी के केस में होता है कि सपोज ने 10 करोड़ रुपीज बोल दिया, तो जितना भी सब्सक्राइब्ड कैपिटल है, इशूड कैपिटल है, कभी भी इसके बाहर नहीं जाएगा। तो अल्टीमेटली अगर मैं पॉलिसी को एक शब्द में बोलूं तो इट क्रिएट्स व्हाट? बाउंड्री। इट क्रिएट्स व्हाट? बाउंड्री अंडर विच various aspects of business will be carried out. Yes, यहाँ तक क्लियर हो? ओके। इट रिप्लेसेस लॉन्ग टर्म प्लानिंग इनटू स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म प्लानिंग मतलब क्या हो गया बेटा? जो आपने बिजनेस अगर आप रन करते हो, सोचो आप 1-2 साल के लिए करते हो, नहीं, आप चाहते हो कि गोइंग कंसर्न बेसिस पे से 20 to 25 ईयर्स, तो 20 to 25 ईयर्स तक आपको क्या करना है? आपने एक प्लान बनाया होगी, हाँ भाई मेरे को प्रॉफिट चाहिए, तो आप प्रॉफिट कैसे चाहिए? स्ट्रेटेजिक प्लानिंग मतलब होगी हाउ टू अर्न प्रॉफिट, हाउ टू अर्न प्रॉफिट, हाउ टू अर्न गुडविल, टू अर्न गुडविल। कैसा होना चाहिए बेटा? स्ट्रेटेजिक, मतलब स्टेप टू स्टेप। अब आज जैसे मैंने बोला फेरारी का मार्केट है, BMW का मार्केट है, राइट, टाटा का मार्केट है, तो क्या इनने एक ही दिन में क्या पूरा ऐसा इंटरनेशनल मार्केट कैप्चर कर ली? नहीं, इनने क्या किया होगा? स्टेप टू स्टेप एक्टिविटीज ली। पहले चलो अपन लोकल एरिया में कवर करते हैं, लोकल एरिया में अगर ये सक्सेसफुल है तो फिर अपन एक स्टेट में कवर, स्टेट में तो सक्सेसफुल हुआ तो और 4-5 स्टेट कवर, ऐसे स्टेट कवर करते करते हमने एक नेशन कवर कर लिया, नेशन से हम दूसरे नेशन पे जाने लगे। इस तरीके से हम अपने बिजनेस को क्या करें? स्ट्रेटेजिकली बढ़े, क्योंकि शुरू में आपके पास उतना कैपिटल भी नहीं होता है, तो कैपिटल की भी बड़ी जरूरत पड़ती है, ह्यूमन रिसोर्सेज की भी आपको बहुत जरूरत पड़ती है, राइट। तो स्टेप टू स्टेप एक्टिविटीज होनी चाहिए। इट इनेबल्स द पर्सन टू हैंडल द रूल्स एंड रिस्क। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, अगर आपने पॉलिसी बनाई हुई है, राइट, मैंने जैसे बताया, क्या बताया कि प्रोफेसर के लिए हार्डशिप होना चाहिए, स्टूडेंट के लिए कन्वीनियंट होना चाहिए। तो ये प्रोफेसर की हार्डशिप ने क्या प्रोफेसर को रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे दी? बिल्कुल दे दी, कि भाई आपको नोट्स भी प्रिपेयर करना है, आपको पीपीटीज भी प्रिपेयर करना है, आपको चार्ट भी प्रिपेयर करना है, आपको लेक्चर भी प्रिपेयर करना है, आपको लेक्चर को पेन ड्राइव में भी देना है, आपको बाकी लोगों के साथ कॉन्टैक्ट भी करना है, आपको स्टूडेंट्स की क्वेरी भी सॉल्व करनी। तो ये जो हमने पॉलिसी बनाई थी, डेफिनेटली प्रोवाइड्स रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। क्या ये गाइडेंस प्रोवाइड करता है? यस, बोलते हैं साहब ये पॉलिसी के बाहर नहीं जाने का, पॉलिसी के अंदर, तो ये स्ट्रेटजी आपकी सुटेबल हो सकती है, ये स्ट्रेटजी सुटेबल नहीं हो, तो डेफिनेटली ये गाइडेंस और डायरेक्शन भी प्रोवाइड करती है। एंड इट बेसिकली प्रोवाइड्स व्हाट? फ्रेमवर्क फॉर अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग। कौन सा डिसीजन किस टाइम पे लेना है, कितना डिसीजन लेना है,
किसके लिए डिसीजन लेना है, ये सारी चीजें कौन बताएगा बेटा, पॉलिसी बताएगा। तो अगर कोई भी डिसीजन आपका इन फेवर ऑफ पॉलिसी है, यू कैन टेक द डिसीजन, बट अगर आपका डिसीजन जो है अगेंस्ट द पॉलिसी है, वो इंप्लीमेंट नहीं होगा। एग्जाम्पल मैं आपको बोलता हूँ, से सपोज रतन टाटा ने एक पॉलिसी बनाई, पॉल्यूशन कंट्रोल पॉलिसी, पॉल्यूशन कंट्रोल पॉलिसी, राइट। अब उनने एक सपोज मान लो व्हीकल बनाया, उसके वो व्हीकल जो था वो बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट कर रहा था। तो बताओ जरा, ऐसे व्हीकल को लॉन्च करना चाहिए कि नहीं, क्योंकि उनको पता था कि फ्यूचर में ये परेशान करेगा, फ्यूचर में गवर्नमेंट इस पे ऑब्जेक्शंस डालेंगे, तो इस पे मैं इतना खर्चा कर दूं, कैपिटल लगा दूं, बाद में मुझे रेवेन्यू ना मिले, बेहतर है इस प्रोजेक्ट को अभी ही अबंडन कर दूं, राइट। तो ये हमेशा फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है कि डिसीजन लेना है, कैसे डिसीजन लेना है, कब डिसीजन लेना है, क्या डिसीजन लेना है, फेवर में है या अगेंस्ट में है। जो डिसीजन तो अगेंस्ट में है तो उसको रिजेक्ट करना है या उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना, ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स जो है जो यहाँ पे कवर अप किए जाएंगे। क्लियर, यस। तो ये हो गया बेटा हमारा पॉलिसी। पॉलिसी में कोई ऐसा एज सच क्वेश्चन नहीं, तो बेसिकली जस्ट हमारा फर्स्ट लेक्चर था बेटा। तो हमने आज आपको इंट्रोडक्शन के तौर पे बताया व्हाट इज बिजनेस पॉलिसी, व्हाट इज मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट तो अभी कॉन्सेप्ट आ रहा है, तो मैनेजमेंट इज नथिंग बट व्हाट, सिंपल लैंग्वेज, इसको भी कंप्लीट कर देते, छोटा सा कॉन्सेप्ट है। अब देखो यहाँ पे ये पॉलिसी हमारी बन गई, राइट। हमारे पास बिजनेस आ गया, हमारे पास पॉलिसी आ गई। नो, इस बिजनेस को रन करने के लिए कौन चाहिए भाई, मैनेजमेंट चाहिए, लोग चाहिए, ह्यूमन रिसोर्स। तो मैनेजमेंट मतलब क्या हो गया बेटा, ग्रुप ऑफ, मैनेजमेंट मतलब क्या हो गया बेटा, ग्रुप ऑफ पर्संस। क्या बोल रहा हूं मैं, ग्रुप ऑफ पर्संस। अब ये जो ग्रुप ऑफ पर्संस है, अब सोचो क्या इनकी कैपेबिलिटी सबकी सेम होनी चाहिए, नहीं, अलग अलग होनी चाहिए, बिल्कुल। तो एक बनेगा बेटा स्ट्रेटेजिक लेवल पे, दूसरा है टैक्टिकल लेवल पे, तीसरा ऑपरेशन। तो बिजनेस के बेसिकली 3 लेवल होते हैं। नंबर 1 जहां पे वर्कर काम करे, इंप्लॉइज काम करते हो, जो यहाँ पे आएगा बीकॉम का बच्चा आएगा, राइट, एमकॉम का बच्चा आएगा, ठीक है, जिनकी जो क्या बोलते हैं ग्रेजुएशन हो, पोस्ट ग्रेजुएशन, ऐसे लोग आएंगे यहाँ पे, ठीक है। टैक्टिकल लेवल मतलब होता है जहां पे आपको डिसीजंस लेने की जरूरत पड़ती है। यहाँ पे तो आपको डिसीजन लेना ही नहीं है, यहाँ पे तो सिर्फ आपको क्या करना है बेटा, एग्जीक्यूट। मैंने शब्द यूज किया था एग्जीक्यूट, बट यहाँ पे चीजों को क्या करना है बेटा, आपको इंप्लीमेंट करना है। अब इंप्लीमेंट करना है तो कौन से रिसोर्स लगेंगे, इंप्लीमेंट करने के लिए रिसोर्स एक्वायर करना पड़ेगा। तो कहाँ से एक्वायर करें रिसोर्स, कौन सा रिसोर्स एक्वायर करें, बजट बनाना पड़ेगा आपको, राइट, एलोकेट करना पड़ेगा रिसोर्स को, मतलब कौन सा रिसोर्स कहाँ पे लगेगा, ये सारी चीजें डिसीजन का मैटर है या नहीं, बिल्कुल। अब जैसे मैंने एक बेस्ट एग्जांपल बोला कि सीए फर्म थी, अब सीए फर्म में सीए फर्म ने बोला भाई एक बिजनेस को कि भाई आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगाना है। तो अब सीए फर्म बताओ किधर पे बैठेगा, सीए फर्म इधर बैठा हुआ है, सीए इधर बैठा हुआ है, और वो कंपनी का एम्प्लॉय था। कंपनी ने क्या लगाया बेटा, नया गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव बनाया, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव बनाया, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव बनाया। क्या गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव बनाया कि हम यहां पे अब एक प्रॉपर इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लाएंगे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लाएंगे। तो इनने क्या किया बेटा, इनने क्या किया, नई चीज लाई, नए गोल्स, नए ऑब्जेक्टिव चीजों को लाया। बट लाना ही सफिशिएंट नहीं है, मैंने क्या बोला साहब, यहाँ पे क्या होना चाहिए बेटा, उसको इम्प्लीमेंट होना चाहिए। तो अब इसको अगर इम्प्लीमेंट करना है तो लोगों की जरूरत पड़ेगी, रिसोर्स चाहिए होगा, पैसा चाहिए होगा, बजट चाहिए होगा, राइट। अब दूसरा आएगा बेटा यहाँ पे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की इम्प्लीकेशंस कैसे होगा, तो उसको पढ़ना पड़ेगा, लोगों को लाना पड़ेगा, इंटेलेक्चुअल टीम बनेगी। तो ये सब क्या चलेगा बेटा, टैक्टिकल लेवल पे। और स्ट्रेटेजिक लेवल पे क्या होता है, समथिंग न्यू, मुझे क्या ऑर्गेनाइजेशन में लाना है, जिसको हम बोलते हैं बेटा फॉर्मुलेशन, क्या सेलेक्ट करना है, राइट, आउट ऑफ द अल्टरनेटिव्स अवेलेबल, फॉर्मुलेट करना, राइट। नंबर 2 जो फॉर्मुलेट हो गया उसको इंप्लीमेंट करना, और जो अब इंप्लीमेंट हो गया तो उसको अब काम में लाना। दैट इज 3 चीजें होती है बेटा, फॉर्मुलेशन, इंप्लीमेंटेशन एंड एग्जीक्यूशन। फॉर्मुलेशन कौन करता है बेटा, ध्यान से, जो बड़े लोग होते हैं, एमडी, सीईओ, डायरेक्टर,
ये बड़े लोग हैं। फिर इनसे छोटे लोग होते हैं यहाँ पे जो सिर्फ किसी पर्टिकुलर चीज़ पे काम करते हैं, जैसे सीए है, अकाउंटिंग पे काम करेगा, कंप्लायंसेस पे काम करेगा, टैक्स पे काम करेगा, सीएस लॉ के कंप्लायंसेस पे काम करेगी, सीए में कॉस्टिंग पे काम करेगा, लॉयर जो है तो जो भी बिजनेस इश्यूज होते हैं उसको डील करेगा। तो ऐसे जो प्रोफेशनल्स होंगे वो डे टू डे जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं वहाँ पे, तो कैसे डिसीजन लेना है, जो डे टू डे प्रॉब्लम्स आती है तो उनको कैसे सॉर्ट आउट करना है, ये बात होगी। बट स्ट्रेटेजिक लेवल पे जो लोग होंगे वो डे टू डे प्रॉब्लम नहीं आती है। आज मैंने अमेलगमेशन कर दिया, हाँ भाई आज मुझे कंपनी का अमेलगमेशन करना है, तो अमेलगमेशन रोज थोड़ी ना होता है, कभी 3 साल में, 5 साल में जरूरत पड़ेगी, 1 साल, तो कभी कभी यदा कदा लॉन्ग टर्म पे चीजें फॉर्मुलेट होती है। बट एक बार अमेलगमेशन की बात हो गई तो अब वो जो 1 महीना 2 महीना जाएगा अमेलगमेशन करने में, वो पूरा टैक्टिकल लेवल पे काम चलेगा। और जैसे जैसे गाइडेंस टैक्टिकल लेवल वाला किसको देता जाएगा बेटा, ऑपरेशनल लेवल को, तो उस तरीके की वो एंट्री करता जाएगा, उस तरीके का वैल्यूएशन करता जाएगा, ये रहेगा बेटा ऑपरेशनल लेवल पे, राइट। तो यहाँ पर बेसिकली 3 तरीके के लोग होते हैं, एक स्ट्रेटेजिक लेवल का मैनेजर होगा, दूसरा टैक्टिकल लेवल का मैनेजर होगा, तीसरा ऑपरेशनल लेवल पे मैनेजर होगा। और जब ये तीनों चीजें मैनेज हो जाएगी तो मैं बोलूंगा बिजनेस इज प्रॉपर्ली मैनेज। दिस इज समथिंग कॉल्ड एज व्हाट कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, वेयर ईच एंड एवरी रिसोर्सेज, ईच एंड एवरी human resource, financial resources, market, industry, infrastructure, compliance, everything gets managed. The concept is called as what? Management. So before understanding strategic management, first we need to understand the concept of management. Management is a सेट ऑफ एक्टिविटीज, बहुत सारी एक्टिविटीज को मिला के, जैसे मैं यहाँ पे सेट ऑफ एक्टिविटीज अगर मैं बात करूँ, आप 11th-12th में पढ़ो बेटा, यहाँ पे आता है एक प्लानिंग, प्लानिंग करना पड़ेगा, चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। ऑर्गेनाइज मतलब जो चीज़ जहाँ पे है वो चीज़ अगर वहीं पे रहेगी तो उसे हम बोलेंगे ऑर्गेनाइज है, राइट। अब सोचो आपके घर में अगर घर में चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना है तो बताओ सोफे को आप बेडरूम में रखोगे या ड्राइंग रूम में? ड्राइंग रूम में। क्यों? क्योंकि वो वहीं के लिए बना हुआ है। फैन को आप बताओ ऊपर साइड रखोगे या नीचे साइड? ऊपर साइड, वो वहीं पे बना हुआ है, राइट। तो जो चीज़ जहाँ के लिए बनी हुई है आप उसको वहीं पे रखो, राइट। रिसेप्शन को आप अंदर नहीं रख सकते, वो फ्रंट गेट के सामने ही रहेगा, वो ऑर्गेनाइज्ड है। अब रिसेप्शन ही उसको नहीं दिख रहा है, आने वाले को उसको कैसे पता चला भाई साहब इंक्वायरी किससे करनी है? आप रेलवे स्टेशन पे जाते हो टिकट के लिए तो हर एक विंडो काउंटर जो है अपने अपने जगह पे व्यवस्थित है। मैनेजमेंट मतलब हिंदी में हम बोलते हैं व्यवस्था बनाना। व्यवस्था मतलब ऐसे होनी चाहिए कि किसी वजह से किसी दूसरे को परेशानी ना उठानी पड़े। ओके, तो प्लानिंग होगी, ऑर्गेनाइज होगी, स्टाफिंग करना पड़ेगा, लोगों को लाना पड़ेगा, कंट्रोल लगाना पड़ेगा, राइट, रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी, बजट बनाना पड़ेगा। So these are what called as activities of what? Management. Okay. The term management is used in two sense, such as it is used with reference to key group, जो मैंने अभी आपको बताया, एक टॉप लेवल का, मिडिल लेवल का एंड बॉटम लेवल का, or chief organ of an organization of its affairs. It undertakes the task of bringing together and integrating the disorganized resources, right? तो सबसे पहले क्या करो? Task of bringing acquisition of resources, सबसे पहले रिसोर्स को लाओ, और फिर दूसरा क्या करो? एक रिसोर्स को दूसरे रिसोर्स से क्या करो? इंटीग्रेट। जैसे मैंने एग्जांपल बोला, आपने स्टॉक लाया, राइट, बट स्टॉक को लाके आप करोगे क्या बेटा? उसका प्रोडक्शन करोगे ना? यस। तो प्रोडक्शन से उसको क्या करना पड़ेगा? लिंक करना। इंटीग्रेशन मतलब क्या होता है बेटा? लिंक करना। प्रोडक्शन करके आप शांत बैठोगे क्या? नहीं। उसको आप किससे लिंक करोगे बेटा? सेल्स से। सेल्स करके आप बस हो गया क्या? नहीं। उसका क्या करना पड़ेगा बेटा? डिस्ट्रीब्यूशन। आया बात? डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, हो गया? नहीं। उसका पेमेंट। तो हर एक एक्टिविटीज को हर एक से क्या करना पड़ेगा बेटा? लिंक करना पड़ेगा। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नंबर 1 इज एक्विजिशन ऑफ रिसोर्स, नंबर 2 इज इंटीग्रेशन ऑफ रिसोर्सेज। ओके, मैनेजमेंट सिस्टमैटिकली, तो एन ऑर्गेनाइजेशन बिकम्स व्हाट? यूनिफाइड फंक्शनिंग सिस्टम व्हेन मैनेजमेंट सिस्टमैटिकली, एक प्रॉपर सिस्टम से काम करता हो, मोबिलाइजेस एंड यूटिलाइजेस द डाइवर्स रिसोर्सेज एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली दैट अफेक्ट्स द सर्वाइवल एंड सक्सेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। मैंने पहले ही बताया बेटा, बिजनेस में अनाप शनाप तरीके के अलग अलग तरीके के रिसोर्सेज होते हैं, और वो तभी चीजें मैनेज होंगी जब अपन उन सारे रिसोर्सेज को एक साथ यूज करना सीख जाए। तो मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है बेटा? एक्विजिशन ऑफ वेरियस different resources and integrate them in such a way so that all kinds of different resources can be utilized together. So this is something called as what? Management, to achieve what? Common goals and objectives of बिजनेस। तो नंबर 1 मैनेजमेंट का क्या है बेटा? रिसोर्स को एक्वायर करना, एंड नंबर 2 लिख लेना, कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट दो चीजों पे बहुत इंपॉर्टेंट दिया गया। नंबर 1 एक्विजिशन ऑफ रिसोर्सेज, नंबर 2 इज व्हाट? इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंट रिसोर्सेज इन अ कलेक्टिव मैनर सो दैट फ्रूटफुल रिजल्ट कैन बी एंजॉयड। क्लियर और नॉट क्लियर? यस।
द टर्म मैनेजमेंट इज ऑल्सो यूज विद रेफरेंस टू व्हाट, सेट ऑफ इंटररिलेटेड फंक्शन, वही बातें होगी, सेट ऑफ डिफरेंट डिफरेंट रिसोर्सेज, डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज, different different processes carried out in the organization. Here are example, this one. So these are the various different activities need to be working together to achieve what common purpose or goals. क्लियर है या नहीं क्लियर है बेटा? यस। तो इस तरीके से हमारा जो है बेटा वो मैनेजमेंट कवर हो गया। ये भी हमने कवर कर दिया। कॉर्पोरेट लेवल मैंने बता दिया, यहाँ पे जो रहेंगे सीईओ रहेंगे, अदर सीनियर मैनेजर्स रहेंगे, इनका जो बेसिक काम है क्या है बेटा? डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेटेजी, मैंने बताया था गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स इनको बनाना है होल ऑर्गेनाइजेशन के लिए, राइट। और अगर ये डिपार्टमेंट खराब हो बेटा पूरा बिजनेस बर्बाद हो जाता है, पूरा ऑर्गेनाइजेशन ही बर्बाद हो जाता है। सोचो एक डिसीजन, रॉन्ग डिसीजन किसका? अंबानी का, मुकेश अंबानी का, क्या पूरा ऑर्गेनाइजेशन बर्बाद कर देगा? बिल्कुल पूरा ऑर्गेनाइजेशन बर्बाद कर देगा, राइट। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ व्हाट कॉर्पोरेट लेवल ऑफ। बिजनेस लेवल मैनेजमेंट में पूरा ऑर्गेनाइजेशन अफेक्ट नहीं होता, आपकी एक बिजनेस यूनिट अफेक्ट होती है। जैसे मैंने बोला रिलायंस, अब रिलायंस के पास बहुत सारे यूनिट्स काम कर रहे हैं, राइट। एक तो मोबाइल पे काम चल रहा है, एक शेयर पे काम चल रहा है, एक पेट्रोल पे काम चल रहा है, राइट, एक इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर रहा है, बिल्कुल। तो ये तो हो गया बेटा कॉर्पोरेट लेवल पे। इधर जो डिसीजन लिया जाएगा बेटा ये पूरे ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करेगा, बट इसको मोबाइल पे डिसीजन लेने वाला बंदा अलग होगा। शेयर बेसिस पे जो रिलायंस का शेयर है उस पर अगर डिसीजन लिया जाएगा सिर्फ शेयर मार्केट अफेक्ट होगा, मोबाइल मार्केट अफेक्ट नहीं होगा। पेट्रोल पे डिसीजन लिया जाएगा तो सिर्फ पेट्रोल अफेक्ट होगा, राइट। अगर उसका डिसीजन गलत होता है तो पेट्रोल अफेक्ट होगा, पेट्रोल की प्राइस, पेट्रोल का कंजम्पशन अफेक्ट होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर, आप देखो बड़े बड़े शहरों पे जो रिलायंस ने मुंबई में, राइट, मेट्रो रेलवे स्टेशन पे बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट किया हो, तो अगर उसका वहाँ पे डिसीजन अफेक्ट होगा तो क्या उसका शेयर अफेक्ट हो जाएगा? इनडायरेक्टली अफेक्ट होगा, मैं मानता हूँ, क्योंकि शेयर इज लिंक्ड टू ईच एंड एवरी एक्टिविटीज, बट क्या उसका मोबाइल अफेक्ट होगा? नहीं अफेक्ट होगा, राइट। तो यहाँ पे जो है बिजनेस लेवल पे अगर स्ट्रेटेजी चेंज होती है तो वो सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर बिजनेस यूनिट अफेक्ट होता है, ना कि पूरा ऑर्गेनाइजेशन अफेक्ट होगा। क्लियर और नॉट क्लियर? यस। और सोचो अगर एक बिजनेस अफेक्ट हुआ तो ऑर्गेनाइजेशन अफेक्ट नहीं हुआ, बट क्या उसकी गुडविल खराब होगी? यस, बिल्कुल गुडविल खराब हो जाएगी। क्या उसका फाइनेंशियल पोजीशन डिस्टर्ब होगा? यस। क्या उसकी लिक्विडिटी? यस, डेफिनेटली। तो उसके फाइनेंशियल रिसोर्सेज पे डेफिनेटली अफेक्ट गिरेगा। और लास्ट में मैं बात करूं बेटा अगर फंक्शनल लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे, तो यहाँ पे मैं किसकी बात करता हूँ बेटा? यहाँ पे मैं उन एक्टिविटीज, डे टू डे ऑपरेशन की बात करता हूँ। यहाँ पे किसकी बात करता हूँ? डे टू डे ऑपरेशन सच एज सेल्स, परचेज, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, राइट, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सेट्रा। एंड इफ दीज एक्टिविटीज आर अफेक्टेड, डेफिनेटली दैट it affects only efficiency and effectiveness. efficiency and effectiveness of operation. efficiency का मतलब होता है बेटा टाइम। तो अगर आपको ऑपरेशन गलत तरीके से एग्जीक्यूट हुआ तो टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, राइट। और इफेक्टिवनेस मतलब होता है बेटा कंप्लीटनेस। तो ऑपरेशन वो जो सारे होंगे वो हो सकता है इनकम्प्लीट रह जाए। तो अगर यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी तो एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस अफेक्ट होगा। यहाँ पे अगर प्रॉब्लम आएगा तो बेटा फाइनेंशियल पोजीशन, पैसा अफेक्ट होगा। क्या अफेक्ट होगा बेटा? पैसा अफेक्ट होगा। यहाँ पे आएगा तो जल्दी बोलो फट से, यहाँ पे आया तो पूरा ऑर्गेनाइजेशन अफेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आएगा तो पैसा और गुडविल अफेक्ट होगा। और यहाँ पे अगर चीजें खराब हुई, कहाँ पे बेटा? फंक्शनल लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे, तो एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस अफेक्ट होगा। क्लियर और नॉट? यही चीजें मैंने आपको EIS में भी बताया। एफिशिएंसी मतलब होता है टाइम, इफेक्टिवनेस मतलब होता है कंप्लीटनेस। तो इसी के साथ हमारा बेटा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट सेशन से हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज अबाउट स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। तब तक के लिए इजाजत दें, नमस्कार, थैंक यू सो मच।